वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं इस अखबार की एक बहुत अहम खबर से। शह सुर्खी खबर क्या होती है? आइडेंटिफाई द न्यूज़। शह सुर्खी। अच्छा जी, शह सुर्खी है जी, बिल्कुल हेडलाइन है। और ये हेडलाइन जो है वो ये है, ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं हाँ, लिखी हुई है। मैं गवाही दूंगी ना, मेरा मान लेते हैं लोग। स्कूलों में समर कैंप लगाने पर पाबंदी। जी, स्कूलों में समर कैंप लगाने पर पाबंदी। मौसम में गर्मा की छुट्टियां शुरू। वजारत तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने समर कैंप की चेकिंग के लिए टीमें तश्कील देकर वार्निंग जारी कर दी है और कैंप लगाने पर स्कूल सील कर दिया जाएगा। और ये जो है वो मतलब ज़ाहिर इस की बात हो रही है, रावलपिंडी की ये खबर है ना, तो इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर समर कैंप लगाने पर लग गई है पाबंदी। रावलपिंडी की खबर है, मतलब पंजाब से भी हो सकता है कि पंजाब में भी वो हो। बिल्कुल। तो अब समर कैंप पर पाबंदी है। अब क्यों ये पाबंदी है? बेसिकली होता क्या है कि एक तो छुट्टियों का मकसद फौत हो जाता है कि भाई छुट्टियों का मकसद ये है कि आप स्कूल से दूर रहें, घर के एनवायरनमेंट में रहें, जो आपको बाकी दूसरी जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है वो आप खुद करें और अपने वालिदैन नानी के घर जाएं। ये एक समर नानी नहीं रखती ना आजकल। नानियां कहती हैं कि मकसद होता है कि नानी दादी के घर जाएं। नानियां नहीं रखती हैं आजकल बच्चे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं। जब वो कहते हैं अच्छा आ गए हो प्यारे बच्चे, तो स्कूल कब जाना है, तो वो कहते हैं नानी सुबह समर कैंप है, तो वो कहती हैं चलो अच्छा हुआ। ये इस कैटेगरी की जो नानियां होती है ना, ये उनकी हरकत है। हमारी नानियां तो भाई फौरन वो कहती है आ जाओ मेरे बच्चा। देखो नानी का रवैया डिपेंड करता है उस बच्चे पे। ये एक्शन एंड रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल। बच्चा कैसा भी हो, नानी कहती है आ बेटा तुझे सुनाऊं कहानी क्योंकि मैं हूँ तेरी नानी। तो बेसिकली मकसद क्या था कि वो छुट्टियां जो है उसका मकसद फत हो जाता है। फिर समर कैंप की एक्स्ट्रा फीस ली जाती है पेरेंट्स के लिए, वो भी एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अब भाई बच्चों ने जाना ही जाना है, पीयर प्रेशर है, तो वो वालिदैन जो है वो एहतजाज कर रहे थे कि जी ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करनी है अपने घर की और ज़बरदस्ती एक समर कैंप करवाना है, पर बच्चों ने जाना है, तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो कुछ किया जाए। हुकूमत ने अब इसके ऊपर लगा दी है पाबंदी। लेकिन वैसे समर कैंप का मुझे नहीं पता अभी आजकल कितने अरसे का होता है। हमारे स्कूल में हमारे वक्तों में है, हम स्कूल का ज़माना याद आ गया, क्या रोशन दिन थे। अच्छा, इससे आपने ये भी बता दिया लोगों को कि आप स्कूल गई है। देखो ये देखो कैसे बहाने से तरीके से लोगों को मेंशन करना होता है कि भाई स्कूल पढ़े हुए हैं हम भी। तो वो हमारा जो क्योंकि समर कैंप हुआ करता था उसमें दो कैटेगरीज थी। एक थी जो छोटे हम बच्चे थे तो उसमें 15 दिन की होती थी और उसमें हम पेंटिंग कर रहे हैं या जो समर कैंप उसके समर वेकेशन के बाद, क्योंकि 14 अगस्त और वो आना होता था हमारे, तो 4 अगस्त से स्कूल खुल जाते थे और वो फिर फंक्शन हम बाकायदा करते थे। तो उसकी कुछ तैयारियां और प्लानिंग वगैरह टीचर्स हम सब मिलकर कर रहे होते थे। तो हमारा 15 दिन का लगता था जब हम छोटे थे। जब बड़े हो गए तो 9th और 10th में फिर हमारी वो मेकअप क्लासेस को हम समर कैंप कहते थे। उससे अलबत्ता हमारी जान जाती थी और वो मेकअप क्लासेस अच्छी खासी होती थी, कोई 1.5-2 महीने की। और उसमें हमारी जान इसलिए जाती थी कि उसमें कोर्स भी बड़ा ज़्यादा होता था बाकायदा तौर पे। उसमें तो बिल्कुल ही फौत हो जाता था वो पर्पज़ के वो समर वेकेशन का। तो ये वाला सिलसिला है। तो हमारे अब हम कर रहे ये हैं कि हम यहाँ पर समर कैंप करेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने स्कूलों पे पाबंदी लगाई है ना। जरूरी ऐलान हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए। वो मस्जिद से ऐलान होता है ना, तो हजरात एक ख़वातीन हजरात एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए। हम यहाँ पर करेंगे एक समर कैंप एक्टिविटीज़ सारी, उसके अंदर बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने के अंदर क्या, देखिए बच्चे अगर आपके बच्चों में किसी किस्म का टैलेंट है, हमारी टीम से रब्ता करें, हम उनको बुलाएंगे यहाँ पर, उनको गाना गाए, एक्टिंग करें, जो भी करना है उन्होंने, अच्छा काम भी करना हो तो ताकि मैं एंटरटेन हूँ। बेसिकली अच्छा काम भी कर रहा हो तो भी बता। ये सारी एक्टिविटी मैंने अपने लिए वो नहीं मतलब तकरीर करता है। अच्छा, अगर उसकी मेंटल जो है वो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जनरल नॉलेज में तेज़ है, शायरी करता है, चीज़ें जो है वो याद कर लेता है, कोई बहुत छोटा बच्चा है उसे बहुत सारी चीज़ें याद हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं बच्चों को। तो मेंटल कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उनको जो है वो भेजें हमारे प्रोग्राम में। फिर उसके अलावा हम उनको कैरियर गाइडेंस भी देंगे, उनको कैरियर से, स्पोर्ट्स से वाकफियत उनकी करवाएंगे। उसके अलावा उनको जो है वो बिज़नेस की जो है वो टिप्स दिलवाएंगे बच्चों को, और खेल भी होंगे, एंटरटेनमेंट भी होगी, सीखना भी होगा। ये सारी चीज़ें हम करेंगे भाई। चलो डन हो गया। आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है मिस? 333 बोलते जाएं प्रोड्यूसर साहब। 0333 1920 287 व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा। आपने इस नंबर पर पैगामात भिजवाने हैं, मैसेज करने हैं, अपने बच्चों की डिटेल्स भेजें, वीडियोस बना के भेजें और हमारी टीम से राब्ते में रहें। 1920
287। ठीक है जी, 0333192028। बच्चों को भिजवाएं ताकि हम एंटरटेन हो सकें। याद कर लें इसको, ठीक है, याद हो गया, शाबाश मेरे बच्चों। अब आपने इस पे मैसेज करना है और समर कैंप में आना है, ठीक है। बिल्कुल, फीस नहीं लेंगे हम फीस नहीं लेंगे, हम पे पाबंदी भी कोई नहीं है। तो फिलहाल जब तक हम पे कोई पाबंदी नहीं लगती तब तक आप लोग अपने बच्चों को भिजवाएं। जब पाबंदी लग गई तो फिर बच्चों को भिजवाना बंद कर दें। चलें जी, 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आइंदा माली साल के लिए 2709 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी गई। आइंदा माली साल के बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। IMF की मुखालिफत मुस्तरद, हुकूमत का अहम शोबों में सब्सिडी देने का फ़ैसला। बजट में सब्सिडी की मद में तकरीबन 1300 अरब रखने की तजवीज़। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ीं, ज़र मुबादला ज़खायर 100 अरब डॉलर्स तक पहुँचाऊँगा, आसिफ अली जरदारी। बजट में इंतखाबात के लिए भी रकम रखी जा रही है, मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे, वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। बकायाजात की अदम अदायगी पर पेशावर BRT सर्विस बंद होने का ख़तरा टल गया। सूबाई हुकूमत ने BRT चलाने वाली निजी कंपनी को 25 करोड़ रुपए अदा कर दिए। ईरान ने 7 साल बाद सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया। तुर्किया में तैयब अर्दोगान की फतह के बाद महंगाई में कमी, अफरात ज़र 40% से नीचे गिर गई। बांग्लादेश में नकदी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, कोयला न मिलने पर सबसे बड़ा बिजली घर भी बंद हो गया। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का बयान, सऊदी अरब और इसराइल अपने ताल्लुकात बहाल कर लें, ये अमरीका के मफाद में है। जी, तो ये था जी 60 सेकंड्स के अंदर आपने देखा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, बशमूल पाकिस्तान। और पाकिस्तान के हवाले से आपको सबसे अहम तरीन एक खबर जो है वो ज़रा देने से आगाज़ करेंगे आज की हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज़ का। ट्रेंडिंग स्टोरीज़ में पहले नंबर पे जो हमारी है वो ये है कि रात 8 बजे मुल्क भर में दुकानें बंद करने का फैसला हो गया है। ये फैसला सादर हो चुका है और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, गुड, अच्छी बात, ये सरकाज़म है या ये पॉजिटिव बात है। 8 बजे कब बंद होते हैं भाई? कानून बनाया है, इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, खुदा की कसम इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। मैं तो इस बात का मुकम्मल तौर पर हामी हूँ। डिटेल में बात करेंगे इस पर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हुआ ये है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल जो है उसने मुल्क भर में दुकानें जो है रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी शिरकत कर रहे थे। और इजलास में बलूचिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी जो हैं उन्होंने शिरकत की। उसमें उन्होंने मज़ीद जो बात हुई वो ये हुई कि इजलास में मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। और इस इजलास में मेरा ख्याल है यूनानिमस किस्म का डिसीजन था। और इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब का कहना यह था कि तवानाई बचाने के लिए दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हुआ है। और उन्होंने कहा कि कमर्शियल एरियाज़ 8 बजे बंद होंगे, ग्रीन जो एनर्जी है उसको फ़रोग देंगे हम, और जिसको हम कहते हैं LED बल्ब्स वो लगाएंगे। तो कुछ मेजर्स जो हैं वो ले रहे। वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लें, खुदा रहा इसको किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक वो जो कहते हैं ना, बस इसको इम्प्लीमेंट करवा दें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अब ये बात आप दोबारा भी कीजिएगा। अंजुमन ताजरान हुकूमत के लिए तो तालियां बजा दी, मतलब मैं पॉजिटिव इससे खुश हूँ। अंजुमन ताजरान जो है उनका हुकूमत से रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा है। ये तो होना ही था 8 बजे। तो इनके लिए सरकाज़म वाली तालियां भी बजा। अच्छा नहीं, मैं तो इनके लिए प्रॉपर तालियां बजाऊंगी। हुकूमत को चाहिए कि जो भी मेजर्स ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकल बुनियादों पर भी। प्रैक्टिकल सारी दुनिया में होता है, हमारे 8 बजे कोई नहीं होता। 8 बजे नहीं होता। पहले एक जमाने में 5 बजे सब कुछ बंद होता था, उस वक्त हम रात 12 बजे की कौम बने हुए थे। तो अगर उस वक्त हमने कुछ नहीं किया, देखिए रात 10 बजे भी इस्लामाबाद की हद तक, चूंकि मैं बता सकती हूँ कि इस्लामाबाद में 10 बजे तक पहले फैसला हुआ होगा कभी, तो वो दुकानें बंद हो जाती हैं प्रॉपर। डे लाइट तो हम यूज ही नहीं कर रहे होते। कराची में 1-1 बजे तक दुकान नहीं खुलती। शिफा खुदारा कभी जाकर कराची में शॉपिंग कीजिए। मैं इसकी हामी नहीं हूँ कि रात को देर तक चले, मैं इसकी हामी हूँ कि टाइम प्रैक्टिकल हो। वो शख्स खुद खोल 8 बजे नहीं होगा, शख्स खुद खोल लेगा। पाबंदी है वो नहीं, 8 बजे बंद करनी है ना तो वो जल्दी खोलेगा अगर किसी ने काम करना है। और अभी आगे आ रही है सख्त शदीद गर्मी, सुबह 7 बजे खोल लें, तो अपनी इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो पॉजिटिवली दुनिया की हैसियत से देखें इसको, और फिर अगर आपको और उसके लिए दलील चाहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेसिफिक हदीस है, मेरी उम्मत के लिए बरकत सवेरे में रखी गई है, जो सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। आप दुनिया के कोई भी मेजर्स लेते रहें, ये हदीस चेंज नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर ले। मैं बता रहा हूँ वैसे मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रही कि डिसीजन सही है गलत है। मैं तो कह नहीं उस डिसीजन सही है। हमने तो एनर्जी के बारे में जो एनर्जी कंजर्वेशन प्लान्स थे यूरोप के और वो डे लाइट सेविंग क्या था, वो चेंजेस, और वो तो खुद बताए थे। लेकिन मुझे लगता
लगता है कि इस पे जो इत्तेफाक है वो दोनों साइड्स की पार्टीज जब बैठेंगी तो 9 बजे तक की हमारे यहाँ कोई पार्टी बैठती नहीं, हमारे यहाँ पे हड़ताल करती हैं पार्टियाँ। कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, यही पार्टियाँ जो है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाएंगी, वहाँ पर उनके कवानीन के मुताबिक अमल करेंगी, हर चीज़ सही हो जाती है। और हमारे यहाँ पे ज़रा सी कोई चीज़ करने की कोशिश करो, ये सारी पार्टियाँ जो है वो लट लेके बैठ जाती हैं हुकूमत के पीछे कि भाई हमने तो काम ही नहीं किया। इस पर सर्वे कर लेते हैं, पब्लिक से पूछ लेते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है। तो सर्वे है भाई कि ये जो बाजार बंद होने की डेडलाइन है, टाइम 8 बजे, ये फैसला सही है या नहीं, हाँ या नहीं। हमारे सोशल मीडिया पर आप, ये सवाल है आपके लिए, आप सोशल मीडिया पर जाएं, अपनी राय का इजहार कीजिए, राय से आगाह कीजिए और हमें बताएं कि भाई आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या वाकई ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सर्वे हो गया आज का, ठीक है जी। सर्वे आ गया है जी, स्क्रीन पर आपने देख लिया। अब आपने सोशल मीडिया पर जाना है और सोशल मीडिया पर जाकर आपने इसका ढूंढना है जवाब, मतलब जवाब देना है, ढूंढना क्या जवाब देना है ताकि हमें आपसे कुछ जवाब मिले। हाँ, फिर हम प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे, ये कंफर्म है भाई, प्रोग्राम के आखिर में हम बताएंगे। तो ये याद दिला देना, भूल ना जाऊं मैं, बिल्कुल अहम मुद्दा है, ठीक है जी। चलो, ये तो अहम मुद्दा हो गया। दूसरे अहम मुद्दे पर आते हैं, और जो दूसरा अहम मुद्दा है वो है मारूफ शख्सियात के ख्यालात। मारूफ शख्सियात जब अपने ख्यालात सोशल मीडिया पर आते हैं, उनके ख्यालात, तो बाज़ औक़ात उनको महंगे पड़ जाते हैं। मारूफ शख्सियात से मुराद ये कि बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़े बड़े वैस मंगलवालास हैं, जो भी मतलब हों, तो उन्होंने अगर बयान दे दिया तो वो आ गया, मीडिया की ज़ीनत बन गया। अब हुआ क्या है, बॉलीवुड के बड़े मशहूर अदाकार हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, उनके साथ ये वाक़या पेश आया। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में अब सिंधी ज़बान नहीं बोली जाती। अब ये कौन समझाए नसीरुद्दीन शाह साहब को? सिंधी जबान खत्म हो गई, सिंधी जबान खत्म हो गई, वो कहते हैं। उनका बयान हमारे पास है वीडियो में। पहले बेसिकली बात उर्दू की कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा और कोई मुझे मुल्क बता दें जहाँ पर उर्दू बोली जाती हो। फिर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा वहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें हैं, बलोची है, दरी है, सराइकी है, पंजाबी है, सिंधी इज़ नो लॉन्गर स्पोकन इन पाकिस्तान। तो ये अब अवैस आप बताएं उनको ना चाचा। नहीं, अच्छा, नॉट इन उर्दू, अच्छा इन सिंधी। साईं तव्हांखे ख़बर ना है, सिंधी पाकिस्तान जी अहम तरीन ज़बान में शामिल है। पाकिस्तान में सिंधी ॻाल्हाइण वारा आहिनि, तव्हांखे ख़बर ही ना है। मूंखे भी सिंधी अचे थी, ॻाल्हि कयो था ऐसे। तो मैंने क्या कहा था, हमारे पास एक बंदा है जो चाचा को सिंधी में जवाब देगा। चाचा, सिंधी बोलने वाले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं और पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ है, तो उसमें से कम से कम जो है ना वो 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सिंधी बोलते हैं। बिल्कुल। तो आपकी मालूम हो सकता है गलती हो गई हो, भाई इसमें क्या है, गलतियां हो जाती हैं, इंसान की ज़बान से हो जाती है। और जाहिर है चूंकि वो यहाँ पर रहते नहीं है, रिहाइश पजीर नहीं है, तो ठीक है, वो बाकी सारी चीजें पता है उनको। यहाँ पर उन्हें आए भी थे, यहाँ पर उन्होंने फिल्म में काम भी किया था, बहुत सारी चीजें जो है कभी कभार हो जाता है, फैक्ट्स का एरर हो जाता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे अब ये तजस्सुस हो गया, आपने अब एक और तजस्सुस मेरे अंदर पैदा कर दिया कि ये उर्दू के बारे में क्या कह रहे थे, ये उर्दू के बारे में कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसमें पड़ेगा। लेकिन मुझे जो इससे लगा इस क्लिप से वो बेसिकली ये था कि उर्दू की अहमियत के ऊपर वो बात कर रहे होंगे, और ज़ाहिर है उर्दू के साथ तो ज़ाहिर बहुत बड़ा एक रिश्ता है सब कॉन्टिनेंट का भी और नसीरुद्दीन शाह साहब का भी। लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर यह बात कही होगी कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में बोली जाती है, लेकिन उसके अलावा कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। तो ये इसकी एक बहुत खासियत है कि ये इस रीजन की एक बहुत अहम ज़बान है। तो वो तारीफ कर रहे थे या वो तनकीद कर रहे थे? तारीफ कर रहे होंगे, तारीफ कर रहे होंगे, बिल्कुल। हाँ, उर्दू के हवाले से तो बिल्कुल, मैंने जितने बाकी इनके इंटरव्यू वगैरह देखे उस हिसाब से हो सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में उस तरह से नहीं आया। मुझे लगा कि शायद तनकीद हो रही है कि भाई आप मुझे बता दें कोई और। सोशल मीडिया पर जो है वो लोग फिर इनके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई आप क्या ये ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आ जाए, ज़रा पाकिस्तान आए, सिंध आए और यहाँ पर आकर आप खुद मुआयना काम करें। सिंधी के जो ड्रामे हैं, सिंधी के जो वीडियो कैसेटें भिजवा दें, नहीं उनको क्लिप्स लगा के ट्विटर पे टैग करें अंकल, मतलब नसीरुद्दीन शाह साहब को। और वो सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी कोई नसीरुद्दीन शाह साहब को जाकर बताए कि सिंधी बोली जाती है। सिंधी मीडिया, अरे सिंधी चैनल्स इतने सारे मौजूद हैं, बिल्कुल, सिंधी अदब भी है। ये किसी फेज में थे भाई, ये कोई जहन इनका कहीं और था, ये कह गए गो विद द फ्लो हो गए। ये अजीब बात है भाई। चलो खैर क्या होता है, चलो होता है, कोई नहीं होता है। लेकिन ये है कि एक और चीज़ है, आपको ज़रा बताते चलें, आगे की भी खबरें कुछ दे दें कि 9 मई के हवाले से जो वाक़यात हुए बहुत अफसोसनाक थे, बिल्कुल। और इसके हवाले से अहम खबर सामने आई है कि हर तबके ने मजम्मत की है 9 मई के वाक़यात की। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों को जो करार वाकई सजाएँ देने का भी मुतालबा मुख्तलिफ लोगों से किया जा रहा है, की तरफ से किया जा रहा है। अब
वो ये है कि सजाएं देते वक्त कानून के तकाजे पूरे किए जाएं, ये सबकी डिमांड रही है। और यही वजह है कि पेशावर के मकामी अदालत ने जलाओ घेराव केस की समाअत के बाद 58 मुल्जिमान का कानूनी हक तस्लीम करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। और मुल्जिमान के खिलाफ इल्ज़ाम था कि उन्होंने महकमा जो CNW है उसके दफ्तर में तोड़फोड़ की और चारसद्दा रोड पर मुख्तलिफ बैंकों के ATM मशीनों को नुकसान पहुंचाया। अदालत ने पुलिस और वकला के दलाइल सुनने के बाद तमाम मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली और उन्होंने रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब उन पर मुकदमात तो चलते रहेंगे लेकिन उन्हें कैद में नहीं रहना पड़ेगा और बेल जाहिर है उनका राइट है, तो बेल उनको मिल गई है। मुकदमात अलबत्ता चलेंगे जब तक किसी हतमी नतीजे पर और फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो चलिए अब मैं आपको बैरून मुल्क लेकर चलता हूँ, ऑस्ट्रिया। अच्छा, ऑस्ट्रिया बड़ा खूबसूरत कहते अवैस, बड़ा ही खूबसूरत। और क्या मतलब जिससे मैंने सुना, मैं गई नहीं हूँ अभी तक, लेकिन मैंने सुना है कि ऑस्ट्रिया इज वन ऑफ द वेरी मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन यूरोप। तो इस हवाले से कोई कोशिश करें? ये तो मैं आपको बता रही हूँ, कोशिश करें, कोशिश करते मोटिवेट कर रही हूँ मैं। तो भाई चलते हैं ऑस्ट्रिया देखते हैं। ऑस्ट्रिया की जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पर क़यादत के मसाइल का तनाज़ा जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था और इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए पार्टी के अंदर इंतखाबात कराए गए, लेकिन एक्सेल शीट जो होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस शीट की गलती की वजह से ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। बेसिकली हुआ ये है कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी है, उसमें होने वाले इलेक्शन के नताइज का ऐलान हुआ तो हैंस पीटर दोस्टकोज़ल जो है वो पार्टी के लीडर मुंतखब हो गए। 2 रोज़ के बाद पार्टी की जो इलेक्ट्रल कमेटी थी उसने ऐलान किया कि जी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल जो थी उसमें गलती हो गई, नताइज जो है वो दोबारा मुरतब किए जाएंगे। नए नताइज के मुताबिक आंद्रेस बेबलर जो है वो बेसिकली इंतखाबात जीते हैं और आंद्रेस ने फिर जैसे ही फैसला आया तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई वोटों की मुकम्मल गिनती दोबारा कराऊंगा ताकि मेरी जीत की क्रेडिबिलिटी कायम रहे। ऐसा ना हो ना कि वो तो फड्डा चलता रहेगा। तो आरटीएस फेल हो गया इनका। आरटीएस नहीं, एक्सेल फेल हो गया। एक्सेल इनका जो है वो हो जाता है। एक्सेल कंप्यूटर में छोटा सा ह्यूमन एरर हो सकता है या मशीनी एरर हो सकता है, लेकिन इससे कितनी बड़ी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। तो खैर ये है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे हमेशा रिलाय नहीं किया जा सकता। कभी कभी आपको अपना ब्रेन जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन और टेक्नोलॉजी का जो हसीन इम्तिजाज है, तभी वो जब मिलते हैं दोनों चीजें तो तभी तरक्कियां होती हैं। चिप लगा देंगे तो वो ह्यूमन ब्रेन और टेक्नोलॉजी का तरक्कियां नहीं है, सब ह्यूमन सोचे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करे आगे मशीनों से और AI टेक्नोलॉजी वगैरह से। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। हाइपर लूप एक जाहिर है दुनिया भर में इस वर्ड के भी बड़े आजकल चर्चे चल रहे हैं। कसम से पहली दफा सुना हाइपर लूप। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हाइपर लूप लिखा था। अच्छा, दुनिया भर में तेज लूप सुना है और हाइपर सुना है, ठीक है। एक होता है शख्स जो लूप पे लगा रहता है। लूप बेसिकली क्या होता है आपको पता है? लूप क्या चीज होती है? हाँ, मतलब क्या होते हैं बताएं आप। मतलब वो जो मतलब अंग्रेजी वर्ड का तर्जुमा हो जाता है। मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया, उसमें क्या होता है लूप, कि किसी भी चीज को रिपीट करना जो है उसे लूप कहते हैं। भाई लूप पे लगा दिया, मतलब एक गाना है लूप पे लगा दिया, बार बार उसको सुन रहे हैं। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में एक चीज होती है जिसको कहते हैं लूप, कि ये चीज ये काम कंप्यूटर जो है वो बार बार करेगा, वो एक लूप है, ठीक है जी। और हाइपर तो आप जानते हैं, बिल्कुल हाइपर का तो पता ही है, बहुत हाइपर हूँ। लेकिन दुनिया भर में तेज रफ्तार रेलगाड़ियों का रिवाज शुरू हुआ है, मकबूल हो रहा है और हर मुल्क जो है अपनी तेज तरीन रेलगाड़ी बनाकर दुनिया के दूसरे ममालिक से आगे निकलने की दौड़ में लग गया है। अब ये रेलगाड़ियां कम वक्त में ज्यादा फासला समेटती जा रही हैं और बुलेट ट्रेन तो अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक में कराची में ऐसे चल रही बुलेट ट्रेन। मुर्तजा साहब नाराज हो जाएंगे, वैसे मुर्तजा साहब नाराज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। क्या बुलेट ट्रेन चल रही जब से चल रही है। लेकिन अब हाइपर लूप ट्रेन्स का दौर शुरू हो गया है। अच्छा, बुलेट ट्रेन्स भी हो गई पुरानी, अब है हाइपर लूप ट्रेन्स जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है। और सऊदी अरब जाहिर है जिस तरीके से वो तरक्की की तरफ जा रहा है, सऊदी अरब इसमें पहला मुल्क गालिबन बनेगा जो हाइपर लूप ट्रेन का एक मंसूबा तैयार किया है सऊदी अरब ने। ये ट्रेन 1078 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेगी। 1000 मतलब 1078 किलोमीटर। आप सिर्फ अंदाजा लगाएं स्पीड का। वो पहले जमाने में वो अक्सर ट्रेनों के इश्तिहार होते थे ना, तो उनमें हम देखते थे कि बुलेट ट्रेन है इतनी स्पीड से चल रही हैं और इतनी स्मूथली चल रही हैं कि वो कप रख देते हैं, चाय भरी हुई है और वो हिल नहीं रहा है। तो अभी हाइपर लूप ट्रेन की क्या मिसाल होगी और कैसा होगा, ये मुझे इसमें बैठने का अभी से बड़ा वो हो गया है। खैर रफ्तार इसकी बहुत तेज होगी और मक्का से जद्दा के दरमियान 80 किलोमीटर का सफर जो है वो सिर्फ 5 मिनट में तय कर लेगी। 80 किलोमीटर 5 मिनट में जी। और ये कह दिया गया है इसी तरह रियाद से जद्दा का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में जो है मुमकिन हो सकेगा। और इस मंसूबे पर एक अमेरिकी कंपनी काम कर रही है और वो इस प्रोजेक्ट को 2030 तक मुकम्मल करेगी। ये इनकी डेडलाइन इन्होंने दे दी है। 80 किलोमीटर 5 मिनट में
यानी मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंसान की स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब आप कितनी तेजी से उस ट्रेन में बैठेंगे, कितनी तेजी से उस ट्रेन में उतरेंगे। अभी तो आप बैठे ही होंगे, सामान आपने, मेरा ख्याल है खवातीन ने बैग कंधे से उतार के टेबल पे रखना है और वो आगे डेस्टिनेशन आ जाएगा। चलो बाजी उतरो उतरो, आखिरी स्टॉप आवाजें लगती है ना, वो हो जाएगा। लेकिन नहीं तो 80 किलोमीटर 5 मिनट में, मतलब 6 मिनट में आप कह लें 100 किलोमीटर हो गया। तो इस्लामाबाद से कराची है तकरीबन कोई हम एवरेज लगा लें 1500 किलोमीटर, तो 1500 किलोमीटर कितनी देर में तय हो जाएगा? इजी, मतलब क्या इजी, इधर तो खैर है, आपके बुढ़ापे तक तो आ ही जाएगी। 90 मिनट में आप आराम से कराची पहुंचे हुए होंगे। मतलब कमाल। 6 मिनट में 100 किलोमीटर, 60 मिनट में 1000 किलोमीटर, 30 मिनट और लगाएं 1500 किलोमीटर। मैं तो कराची रोज आना जाना कर लूंगा। टिकट अब पता नहीं कैसा होगा, कितने का होगा इसका। वाह, अच्छी खासी ये महंगी होनी है ट्रेन, like है कि ये अब लोगों को बड़ा, क्योंकि मुझे याद है जब हाजी जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो उनको इस चीज़ का बड़ा एक होता है कि भाई पहले वक्तों में हम मक्का से मदीना ट्रैवल करते थे तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे लग जाते थे। अब वो ट्रेन है उनकी और बड़ी ज़बरदस्त वो ट्रेन है, तो विद इन 2.5 आवर्स प्रोबेबली आप पहुंच जाते हैं मक्का मदीना में ट्रैवल करके अगली डेस्टिनेशन तक। तो अब ये 5 मिनट वाली ट्रेन की कहानी जो है, ये तो जब अब बनेगी दुनिया के सामने आएगी तो इसमें मजीद तबसरा हो सकेगा। अभी तक तो ये ज़बरदस्त आइडिया है जिसका भी है, और जो टेक्नोलॉजी है कमाल है। चले मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरता हूँ, जैसा कि मैं अक्सर करना की कोशिश करता हूँ। मैं एक अलग तरीके से ये काम करता हूँ। वो क्या है, बेसिकली कोविड की वबा जो है उसने दुनिया भर की, मतलब वो यलगार जब हुई कोविड की तो हर चेहरा ऐसा था कि जो मास्क के पीछे छुप गया था, सबने मास्क पहना हुआ था, उदासी भी छाई हुई थी, एक अजीब सी उदासी थी, माहौल ही ऐसा था। ठीक है, अब मास्क पहनने की वजह से हुआ ये है बहुत सारे लोगों के साथ कि इंसान के जो फितरी तासुरात हैं वो कम हो गए। मामूल की गुफ्तगू में आप देखते थे कि चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट सजाई हुई होती थी, लोग ज़रा मुस्कुरा कर बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें ज़रा कम हुई है। ये इसकी तहकीक सामने आई तो लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करें। तो जापान में इस मसले को हल करने के लिए बाकायदा क्लासेस शुरू हुई हैं जिसमें लोगों को इस तरह मुस्कुराना सिखाया जाता है कि ये मुस्कुराहट नकली ना लगे। अच्छा, ये बिल्कुल एक कोर्स है ये, और ऐसी क्लास की टीचर है, उसका नाम है कीको कुवानो का। उसका बेसिकली कहना यह है कि कोविड के दौरान लोग अपने चेहरे के मसल्स इस्तेमाल करना भूल गए थे, इसलिए वो स्माइल थेरापी करा रहे हैं। ठीक है, बाकायदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं उसके अंदर वो, और जो बताता है कि मुस्कुराहट किस तरीके से आप किस तरह मुस्कुराएं तो आपकी मुस्कुराहट हकीकी लगेगी। फिर सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है और बताता है कि आपकी जो मुस्कुराहट है वो हकीकी है या नहीं है। अच्छा, ये चल रहा है दुनिया में। तो वहाँ पर आपको ना टीचर बना देते हैं। हाँ। क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि हम तो, हमारा प्रोग्राम अगर आपने नहीं देखा कोविड में तो फिर क्या किया हमने? तो इतनी मुस्कुराहटें बिखेरी, इतना इन्फॉर्मेशन बिखेरी, सब कुछ किया हम। बिल्कुल। तो उनको हमारा प्रोग्राम दिखाएं, मुस्कुराएंगे खुद लोग। इस जापानी खातून टीचर को भिजवाते हैं अपना जी प्रोग्राम, ताकि उनको पता चले कि हम क्या कर रहे थे। चले जी, सही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। और अब हम आपसे ज़रा मज़ीद कुछ बात करेंगे। शाह फैसल जिनकी शाह फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, शाह फैसल है कराची में, तो उनसे एक बड़ा हमारा एक लिंक है, एक बड़ा रिश्ता है। तो उसी नाम की निस्बत से एक और पर्सनालिटी है जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। माहौलियाती आलूदगी की अगर हम बात करें तो उसकी बड़ी वजह क्या है? कार्बन का अखराज, और प्लास्टिक अखराज में सबसे अहम किरदार अदा करता है प्लास्टिक। और ये जो प्लास्टिक है, ये हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि प्लास्टिक को ख़त्म होने में, डिकम्पोज होने में कोई 300 से 500 साल लगते हैं, और इसका 10% हिस्सा जो है वो रिसाइकल होता है, बाकी 90% हिस्सा माहौलियाती आलूदगी को बढ़ाने का बायस बनता है। और इस चैलेंज से निमटने के लिए बलूचिस्तान के तलबा हैं, उन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक बनाया जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, आसानी से वो तहलील हो जाता है, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इसको कहते हैं। और इसकी खूबी यह है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक अंसर शामिल है, और वो किसी भी खुराक के बासी होने को भी जज कर लेता है, पता कर लेता है कि भाई ये मामला जो है। अब इन तलबा ने यूनिसेफ का एक आलमी मुकाबला भी जीता है। इन्हीं तलबा की टीम से एक मेंबर हैं शाह फैसल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह। वालेकुम सलाम, आयुष भाई क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम। शाह फैसल साहब, ये बताएं कि ये जो आपने प्लास्टिक बनाई है, इस प्लास्टिक की ज़रा कुछ क्वालिटीज़ बताएं, किस तरह से बनाई गई है, कैसे सोचा था ये आइडिया, और कितनी ये कारआमद साबित हो सकती है हमारी डेली लाइफ में?
थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बात है कि मैं इन्वायरमेंटल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ और आलूदगी के बारे में पढ़ना, अपने इन्वायरमेंट को पढ़ना, उनके बारे में रिसर्च करना, स्टडी ट्रिप लगाना यूनिवर्सिटी के दौरान, तो उन चीज़ों की नॉलेज आ गई थी। पहले भी था लेकिन उनको डेप्थ में समझना स्टार्ट किया कि प्लास्टिक की वजह से हेल्थ किस तरह अफेक्ट हो रही है, जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह अफेक्ट हो रही है, इन द एंड ओशन को किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है, और जो फिर ये प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होकर फिर हमारी जो खुराक में किस तरह वापस आती है एक फूड चेन के ज़रिए। तो इस सोच की वजह से उसकी कंसर्न जो डीप कंसर्न्स वो पैदा हो गए। तो फिर यही ख्याल आया कि अपने इलाके के लिए या जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक इनबिल्ट हो चुका है, लेकिन उसकी एक अल्टरनेटिव के बारे में रिसर्च करना फिर स्टार्ट किया कि हम किस तरह कैसा अल्टरनेटिव ला सकते हैं जो प्लास्टिक की नेमल बदल हो लेकिन हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो हमारा रिसर्च का यही नतीजा था, तो फिर हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे आए। तो आपके दूसरे सवाल का जो हिस्सा है कि ये किस तरह बनता है और किस अशिया से बनता है, ये तो जिसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं इसी वजह से ऑर्गेनिक सोर्सेज से बनता है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हम यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है, मतलब मिसाल के तौर पर इसमें और जो आम प्लास्टिक है उसमें फ़र्क क्या है? सर आम प्लास्टिक और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आम प्लास्टिक है जैसे उसे 200 से 1000 से 2000 साल तक लगते हैं डिकम्पोज होने में, तहलील होने में, क्योंकि वो एक नई चीज़ है इन्वायरमेंट में। बैक्टीरिया तहलील करते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो वहाँ पे बैक्टीरिया को मालूम नहीं है कि इस प्लास्टिक को कैसे तोड़े, क्योंकि एक नई चीज़ है। एवोल्यूशन बहुत टाइम लगता है 2000 साल तक, फिर वो बैक्टीरिया अपने इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करके उस प्लास्टिक को डिकम्पोज करते हैं। तो जो हमारा प्लास्टिक है 180 दिन के अंदर डिकम्पोज हो सकता है। आप इसे फेंक के लैंड फिलिंग, जैसे क्विटा के वेस्टर्न बाईपास पे हम गए, 8 किलोमीटर के रेडियस में प्लास्टिक का अंबार है। तो वो प्लास्टिक की अंबार ख़त्म नहीं होती है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती है। जब प्लास्टिक डिकम्पोज होगी तो वो इन्वायरमेंट में लेके 180 दिन, 3 महीने से 6 महीने के अंदर वो डिकम्पोज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और फिर इसकी जो रिमेन्स है जो रहते हैं, जो डिकम्पोज होने के बाद वो ज़मीन को फर्टाइल भी करता है क्योंकि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो फिर वापस ज़मीन को फर्टाइल भी करता है। अच्छा, और ये जो यूनिसेफ का मुकाबला था जिसमें आप लोगों ने, आपके ग्रुप ने शिरकत की और ये आपका जो प्रोडक्ट है ये जीता, इस मुकाबले के बारे में भी बताएं। कितने ममालिक शरीक थे इसमें और बाकियों ने किस किस्म की चीज़ें बनाई थी? जी बिल्कुल। जो यूनिसेफ का एक प्रोग्राम होता है जिसे जनरेशन अनलिमिटेड कहते हैं, उसका मेन मकसद यही होता है कि जो यूथ को एम्पावर करे, उनको बिजनेस की तरफ लाए, उनको रास्ता दिखाए, उनको ट्रेनिंग सेशन वगैरह देते हैं। तो ये 43 कंट्रीज़ के माबैन हुआ था। इसमें कम से कम 100 जो टीम्स थे उन्होंने हिस्सा लिया था। जो पाकिस्तान में यूनिसेफ का जो टीम है, जैसे गजाला फरीद है, उन लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया। फिर स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम के ज़रिए से उन्होंने एडवर्टाइज़ करवाया कि इस तरह का कोई प्रोग्राम है, जिस बच्चे के पास कोई भी टैलेंट है या आइडिया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो हिस्सा लेके अपनी स्किल्स को दिखाए। फिर हमने अप्लाई किया। फिर हमारा फर्स्ट टाइम था इस्लामाबाद बलुस्तान से बाहर निकले, क्योंकि हम शागी से, तुरबत या सूराब जैसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। तो फर्स्ट टाइम हम इस्लामाबाद आए, वहाँ पे एक बूट कैंप हुआ था, स्कूल ऑफ लीडरशिप ने अरेंज किया था। वहाँ पे हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम किया गया था। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये आइडिया आ गया था, अभी मुझे पता नहीं कि इसे मुझे पिच किस तरह करना है, इसे एक इंटरप्राइज में किस तरह कन्वर्ट करना है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो ये सारी जो काम है, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको सिखाई गई होंगी और फिर आपने पिच किया। तो उस मुकाबले में क्या पोजीशन रही आपकी? सर इस मुकाबले में ये होता था कि ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया, तो फिर उन्होंने सिलेक्ट किया टॉप 11 टीम्स को। अभी जो टॉप 11 टीम्स थे, हम आ गए इस्लामाबाद, वहाँ पे हमारी पिचिंग हो गई। तो वो सबको इक्वली मसलन ट्रेन कर रहे थे किसके एरिया में क्या पोटेंशियल था। तो यूनिसेफ हमें बैकएंड में और स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन हमें सपोर्ट कर रहा था।
तो फिर हमने कंपटीशन किया, जो 11 टीम में से 5 टीम सेलेक्ट हो गए नेशनली, उनको $1000 की जो सीड फंडिंग दिया गया था कि आप अपनी आइडिया को एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करें। तो उसे प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के बाद इन 5 टीमों के अमंग जो मुकाबला हुआ उसमें से 2 टीम सेलेक्ट हो गए थे नेशनली। उन 2 टीम्स में हम, एक हमारा टीम था, एक और टीम था। फिर इन 2 टीम्स को इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए भेजा गया जो 43 कंट्रीज़ के माबैन हुआ था। तो जो जनरेशन अनलिमिटेड में जो सारे टीम्स गए थे, वहाँ पे हमारा टीम, जो टॉप 12 टीम्स होते हैं, 12 टीम जिनको विनर कहते हैं, हम उनमें अपना पोजीशन सिक्योर किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात है, जबरदस्त। और अच्छा, इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर डाला हुआ है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जरा, कि इस प्लास्टिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ये खाने को जज कर लेता है कि वो बासी हो गया है? जी बिल्कुल सर, हम इस पे रिसर्च कर रहे थे और हम इस पे मजीद जो यूनिसेफ और स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन हमें सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, और यूनिसेफ हमें बजटिंग दे रही है कि इसके ऊपर हमारा रिसर्च है। सर, इस पे हमने काम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल रहे। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को हमने बनाया था उसमें ऐसा मैकेनिज़्म इनबिल्ट किया है कि वो अपनी खुराक की पीएच, जो खुराक ख़राब होती है उसकी पीएच में चेंजेस आती है, तो अपने पीएच को, जो खुराक की जो पेरिशेबल आइटम्स है जैसे गोश्त हो गया, बेकरी प्रोडक्ट, तो उनकी जो पीएच को डिटेक्ट करके अपना कलर चेंज करता है। फ़र्ज़ करें पहले रेड था तो एक स्ट्रिप पैकेजिंग में, क्योंकि हम पूरा प्लास्टिक को नहीं देंगे, प्लास्टिक के अंदर एक प्लास्टिक का बना हुआ स्ट्रिप डालेंगे, तो अगर उसकी कलर रेड है तो अगर ख़राब हो गई तो ग्रीन होगी। तो जो कंज्यूमर है उससे कम्युनिकेट कर रही है वो खुराक खुद के मैं किस कंडीशन में हूँ। जबरदस्त, बहुत आला भाई, क्या जबरदस्त बात है कि वो आपको डब्बे के कलर से पता लग जाएगा कि इसमें जो खुराक है वो पुरानी है या सही नहीं है। बहुत जबरदस्त बात की शाह फैसल आपने, और हमारी दुआ है कि आपका ये प्रोजेक्ट किसी तरीके से मजीद कामयाब हो और दुनिया में ये इम्प्लीमेंट हो सर, रियल टाइम मॉनिटरिंग। बिल्कुल। तो ये अब मार्केट में आएगा या नहीं आएगा? उम्मीद है स्किल 10 जल्द मार्केट में आ जाएगा। जी बिल्कुल, हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना के मार्केट में लाए और हमसे जितना हो सके इसकी प्राइस को इकोनॉमिकल बनाए कि लोग अफोर्ड कर सके इसे, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लीडर यूनिसेफ, जो जनरेशन अनलिमिटेड का जो हमने टॉप 12 टीम्स थे, वहाँ पे हमें जो ग्रांट मिला है, तो इसी चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम इसे कमर्शलाइज करेंगे और हमें यकीन है कि लोगों को, एनवायरनमेंट को बहुत से फ़ायदे देंगे। 180 दिन में डिकम्पोज होने वाली प्लास्टिक, और वो वाली प्लास्टिक जो आपको ये भी बताया कि खाना बासी है या नहीं, और जाहिर है इसके और भी यूजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे बनेंगी। शाह फैसल, आपके ग्रुप को बड़ी मुबारकबाद और हमारी तमाम तर दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। अब आपको एक और शख्सियत, एक और बड़ी कर देने वाली और ताज्जुब में डाल देने वाली शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। और ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो कि यूँ कहिए कि हम कहते हैं ना फिजिकली चैलेंज्ड शख्सियत, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है कि वो दुनिया में तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है। इनकी कहानी क्या है ये इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे कि इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस क्या क्या आया और उन चैलेंजेस को इन्होंने अबूर किस तरीके से किया। अमजद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने वक्त निकाला। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हैरान हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स जिसके ऊपर इतनी मुश्किलात आई हों और हर नौयत की मुश्किल आई हो और उसने ज़िंदगी से ऐसा खेला हो कि उसने ज़िंदगी को बताया हो कि ज़िंदगी उससे पूछे कि भाई तुमने किया क्या और कैसे इतनी कामयाबी हासिल की। तो अमजद साहब ये बताएं, कहानी ज़रा अपनी सुनाएं शुरू से हमारे नाजरीन के लिए। यहाँ अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं कहता हूँ कि हर इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया है और किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। कोई भी इंसान जो दुनिया में आया है वो बेकार नहीं है। वो चाहे तो अपने आप को हीरो बना ले और चाहे तो अपने आप को ज़ीरो बना ले। 1979 में मैं जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब गया था, बैंक में जॉब की। 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। उसके बाद दोबारा कोई 6 महीने जब मैं वापस दोबारा बैंक में आया तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया।
मैं मदीना शरीफ से आ रहा था, मेरी गाड़ी जो ओवरटर्न होगी, जिससे ये हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट लगी और मेरा तकरीबन 90% जिस्म जो है वो पैरालाइज हो गया। इसमें थोड़ा सा करैक्टर जो था वो ये था कि मिस हैंडलिंग थी डॉक्टरों की। बहरहाल जो भी होना था हो गया। मुझे बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, तुम बिल्कुल जो है ना 100% डिपेंडेंट हो, और आपकी उम्र भी उनके मुताबिक तो ये था ज़्यादा कुछ थोड़ा सा अर्सा आप जी सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ होता है। अच्छा। तो मैंने इसको एक चैलेंज समझकर जो है वो कबूल किया। तो मैंने कहा कुछ भी है मुझे जीना है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से है, क्योंकि मैं एक्सीडेंट से पहले भी बड़ा एक शाइनिंग स्टार कैलकुलेट होता था। मैंने एक किताब लिखी थी आप और आपके बच्चे, और एक नावल लिखा था जन्म जन्म की प्यास, और उस पर फिल्म भी बनी थी। ये 1976 की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। क्या बात है। तो मैंने रिहेबिलिटेशन की ट्रेनिंग ली। रिहेबिलिटेशन के बाद जो है ना मैं वापस सऊदी अरब आया, जॉब के लिए फ़ाइट की, मुझे जॉब मिल गया, और उसके बाद जो है ना फिर एक नई शुरू होगी। जब बैंक में, उसी बैंक में मुझे जॉब मिला, तो मैंने सोचा कि अब मैंने तो अपने लिए कुछ कर लिया, अब लोग दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो मैंने दुनिया में वर्ल्ड टूर करने का प्रोग्राम बनाया, जिसका मकसद मेन ये था कि इस बीमारी का इलाज जो है वो दरियाफ्त किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी हुई। मैंने 52 कंट्रीज जो है ना वो व्हील चेयर पर तने तनहा सफ़र किया। कोई मेरे साथ कोई मेरे साथ जो अटेंडेंट नहीं था, कोई मेरा रिलेटिव दोस्त भाई कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अलोन था। बल्कि सबके लिए हैरान कुन था कि ये बंदा अकेला जो कि 90% जो पैरालाइज है वो कैसे अपनी ज़िंदगी जो है ना वो चला सकता है। हमारे लिए भी बिल्कुल तो हैरान कुन है कि कैसे ने आपने ये सफ़र मुकम्मल किया, कैसे शुरू किया। अमजद साहब ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आपके 2 एक्सीडेंट हुए, आपकी जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई। आपको डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब बस आपकी ज़िंदगी के चंद ही दिन बचे हैं। अब ऐसी पूरे सूरत हाल में इंसान के लिए मोटिवेशन हासिल करने के लिए कुछ होना चाहिए जिससे वो मोटिवेशन हासिल करे। तो एक तो मुझे ये बताइए कि आपकी मोटिवेशन कैसे आपके अंदर ये आई कि नहीं मुझे लड़ना है, जिंदा रहना है और कुछ करना है, और दूसरा जो आपके घर वाले जो थे उनका क्या रोल पूरे में रहा? जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, एक्चुअली ये था कि उन्होंने चंद दिन तो नहीं किए थे। उन्होंने कहा बहरहाल थोड़ा ही अरसा होता है कि आप जैसे पेशेंट जो है वो ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जब रीढ़ की हड्डी पर चोट लगती है तो जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है, पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाता है। तो उस वक्त तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं देखना चाहिए कि इसकी इलाज क्यों नहीं है, वजह क्या वजह है। तो मैंने तकरीबन जो है वो सैकड़ों के हिसाब से रिहेबिलिटेशन विज़िट किए, उसके अलावा रिसर्च सेंटर विज़िट किए, और अपने आप को मैंने डोनेट कर दिया कि कोई भी बंदा इस बीमारी के बारे में कोई रिसर्च करना चाहता हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। 27 मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं अपने ख़र्चे पे जो है ना आपके पास पहुँचूँगा। और जितना मैंने ये जो वर्ल्ड टूर किया था ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी हलाल की कमाई थी। मैं उन दिनों बैंक में काम करता था, तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी। बहरहाल इसमें यह भी हुआ कि दौरान सफ़र जो है ना मेरी जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, ट्रेन का भी एक्सीडेंट हुआ, और फिर मुझे जो है ना नॉर्मल बस के ज़रिए दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया गया अगले सिटी में। तो ऐसा भी हुआ एक बार कि मैं जहाज़ से गिरा, जब यानी जहाज़ पे मुझे वो बिठा रहे थे, व्हील चेयर को उठा के ले जा रहे थे, तो व्हील चेयर जो है उनके हाथ से छूट गई, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि मैंने दरवाज़े को पकड़ लिया। वो वहाँ पे जो है ना तकरीबन 30 सीटर जहाज़ होते हैं, छोटे होते हैं। तो जब मैंने जहाज़ के दरवाज़ा पकड़ा तो जहाज़ झूल रहा था। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने दरवाजे को नहीं छोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल वो कैसे पहुंचा वो एक नई कहानी थी। तो ऐसा भी हुआ कि मुझे जो है ना कहा गया कि आपको लाजम स्कैनिंग मशीन से गुजरना होगा, क्यों अदरवाइज़ जो है ना सफ़र नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक दफ़ा इतना खौफ में मैं चला गया कि उन्होंने मुझे उठा के मशीन के अंदर वो जिसे कहते हैं ना ठोसने की कोशिश की। तो ऐसा किया, तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो रहम करो, ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे मैं मशीन के अंदर से गुजरेगी व्हील चेयर। तो बहरहाल ये चाइना में मेरे साथ हुआ। तो उसके जहाज से भी जब मैं गिरा, फैमिली कितनी सपोर्टिव थी? वो भी चाइना ही था। अच्छा, फैमिली ज़ीरो सपोर्ट थी जी, हर तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी मुझे। दोस्तों की कोई सपोर्ट नहीं थी, रिश्तेदारों की कोई सपोर्ट नहीं थी।
एक वक्त था कि लोग जो है ना मेरे पीछे पीछे होते थे, जो है ना, मैं दूसरी तरफ आना नहीं चाहता था, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि एक वक्त ये था कि माँ बाप की ये कोशिश होती थी कि इसकी शादी, मैं ख़ानदान की भी बात कर रहा हूँ और बाहर से भी बात कर रहा हूँ, हर एक की ये कोशिश होती थी कि इसकी शादी जो है ना हमारे घर में हो। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये कहते थे यार असी तो शुरू ही देखते सन ये नाल कुछ होना ही होना है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैंने इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो वक्त भी आया कि मुझे दुनिया भर से 263 शादी की ऑफ़र हुई। ये मैं आपको शौकी नहीं मार रहा हूँ ना, ये बताना चाहता हूँ अच्छा कोई भी बंदा इस पे तो माशाल्लाह बनता है सर। जी कोई भी बंदा किसी भी हालत में वो अपने आप को खुद मनवाता है और जब वो खुद मनवाता है तो कामयाबियाँ उसके पीछे पीछे आती हैं। मेरी एक है, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे भी हैं, मैंने पाकिस्तान में शादी की तो अल्लाह के फजल से 2 बेटे हैं और उनके लिए एक ही मेरी नसीहत होती है अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके पीछे आएँ, वरना ये नहीं है कि आप लोगों के पीछे सर्जी करते फिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करो। अब ये देखें ना हम अब हमारे मुल्क की जो पोजीशन इस वक्त जा रहा है, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कर रहा हूँ, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं कि हमें जो है ना इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि हम मुल्क की बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल करें। कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम कहें बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले तो इंडस्ट्री वाले जो हैं वो क्वालिटी पे तवज्जो ही नहीं देते हैं। चलें वहाँ से आगे चले जाएं, ट्रेडर के पास आती है, ट्रेडर सबसे पहले कहे ए देखो जी इम्पोर्टेड चीज़ है जी, और फिर जो है ना बेशक सस्ती भी चीज़ होगी, जैसी भी होगी सस्ती भी नजर आ रही होगी, लेकिन खरीदार है बस कि अब एक और जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होता है, वो होता है कमाना, जॉब करना। और जाहिर है मतलब उस तरह से जॉब तो मुझे नहीं पता आपने की है नहीं की है, लेकिन ये जरूर हमने आपकी कहानी में पढ़ा कि आप कारोबार की तरफ निकल गए, तो विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, किस तरह से आपने कारोबार सेटल किया? और ऐसा कि भाई अब तो आपकी कितनी मतलब मुतअद्दिद फैक्ट्रीज हैं। जी मैं आपको बता दूं ऐसी कोई वजह नहीं, इंसान के अंदर खुद हिम्मत होनी चाहिए। अल्लाह के फजल से मैंने जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट किया था, 100% ज़ीरो। आप यकीन करें कि आप कहें ना कि किसी की जेब में चंद सिक्के थे तो वो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत की। आप यकीन करें मुझे जॉब दोबारा लेना था, मुझे बड़ी हार्ड वर्किंग करना पड़ी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैंक में जॉब किया, तकरीबन जो है ना 10 साल जॉब किया। 10 साल के बाद जो है ना दोबारा फिर मैं कारोबार की तरफ आया। मैं अपने जो है ना कुछ चेयर पे रख के ना तो मैं तौलिए बेचता था पहले, फिर मैंने पाकिस्तान से इंपोर्ट की। मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऐसी पाकिस्तान की नहीं है जिसको मैंने सऊदी अरब में और दूसरे यूरोपियन कंट्री में इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी थी और मैं ये समझता था कि कोई चीज़ है मेरे पीछे जो मेरी हेल्प करती है। बाद औक़ात ऐसा देखें कि एक मेरे सामने वज़न पड़ा हुआ है, मैं नहीं उठा सकता, मुझे पता है नहीं उठा सकता, लेकिन मैं उठा लेता था और मुझे ऐसे लगता था कि ये मैंने नहीं उठाया, किसी और ने उठाया। यानी कुदरत की तरफ से मदद आ जाती है जब इंसान अपनी मदद खुद करता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको कामयाबियाँ मिलती हैं, वो सोच भी नहीं सकता। तो आपकी फैक्ट्रीज में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, कैसे जुड़ जाती हैं। आजकल जो हमारी फैक्ट्री ऑनेस्टली आपको बताऊं कि बंद हुई है, उसकी वजह यह है कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं से 15 रुपए की वो बाज़ार में 12 रुपए की बिकती है, हमें तो कास्ट आती है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारी कौम को हिदायत दे कि हम हर काम 2 नंबरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं। हमारा अगर बिजली का बिल आता है कि 20-25 लाख रुपए आता है तो वही बिजली जो है वो 5 लाख रुपए दे के अपना पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ इधर हो रहा है। तो आप देखें ना, फिर बंदा बेहतर है कि बेईमानी करने से बेहतर है, अपने अपने असूल हैं, कुछ चली जाए जान जाती है जाए। अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे हैं, उनकी भी ये असूल है कि 2 नंबरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। तो अल्लाह का फजल है, ये कामयाबी है और इसमें इंसान अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम है। मैंने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया, मैराथन जीती अल्हम्दुलिल्लाह। हर तकरीबन जो है ना मैं आप डिपार्टमेंट कह लें, आप ये कह लें, बड़े से बड़े चैलेंज जो मेरे पास पाए मैंने कबूल किए हैं।
कितनी बार तो ज़िंदगी और मौत के करीब पहुँचे। 30 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, और बड़ी दफ़ा ज़िंदगी और मौत के करीब से पहुँचा हूँ, बहुत से करीब से वापस आया हूँ मैं। तो अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे। मैंने हज़ारों के हिसाब से पेशेंट जो घरों में बने हुए थे, घरों में पड़े हुए थे व्हील चेयर पर, जो कि कहते थे कि हमसे काम नहीं होता है, तो हम तो बिल्कुल जो है ना बेकार हो चुके हैं। मैं अल्लाह के फजल से उनको घरों से निकाला, हॉस्पिटल से निकाला है मैंने, सऊदी अरब में स्पेशल हॉस्पिटलों से निकाल के उनके घर वालों को समझाया। सबसे बड़ी बात है जो हमारे पेरेंट्स जो है ना, कोई भी बंदा स्पेशल हो जाता है तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, कहने के तो है एज स्पेशल पर्सन, लेकिन गवर्नमेंट हो, सरकारी अदारा हो, गैर सरकारी अदारा, सबसे बढ़ के माँ बाप जो है ना अपने बच्चों से वो सलूक नहीं करते जो कि नॉर्मल बच्चों से करते हैं। बहन भाई सलूक नहीं करते, उनको एक कोने में डाल दिया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, उनको इंसान समझे, दूसरे बच्चों की तरह समझे, उनको वो मोहब्बत दें और प्यार दें और उनको इंडिपेंडेंट करें ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करें। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो भी प्रॉब्लम है डिसेबल की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की। आप कहीं भी देखिए, अल्लाह का फजल से अल्लाह ने मुझे सब कुछ दी है, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लूँ तो नहीं खा सकता, चाहे थर्ड क्लास रेस्टोरेंट हो या हाई फाई रेस्टोरेंट हो, नहीं, इसलिए कि किसी को एहसास नहीं है कि कोई व्हील चेयर का बंदा यहाँ आ सकता है। कपड़े मतलब कि ख़रीदना चाहूँ तो नहीं ख़रीद सकता, बड़ी तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ें देख। सरकारी दफ्तर में जाना चाहूँ, थाने में जाना चाहूँ, पुलिस चौकी में जाना चाहूँ, बैंक में जाना चाहूँ, कहीं भी कुछ भी मैं अगर करना चाहूँ इंडिपेंडेंट तो नहीं कर सकता। सबसे बड़ी वजह यह है, रैम्प्स नहीं है, लिफ्टें नहीं है, और सबसे बड़ी बात है लोगों के अंदर, आई एम वेरी सॉरी टू से, एहसास नाम की चीज़ नहीं है। आप यकीन करें, आप लिफ्ट में आप खड़े रहेंगे बाहर, बिल्कुल सही बात, बंदा कोई नहीं निकलेगा लिफ्ट के, यार ये जिम्मेदारी है। उनको एहसास ही नहीं होगा कि वो नहीं है सर, ये मैं बताता हूँ, ये हॉस्पिटल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। हॉस्पिटल में जो है ना मेरी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बीमारी की वजह से नहीं जाता है, वैसे वहाँ दोस्तों डॉक्टर मेरे बड़े अच्छे हैं, मिलने के लिए जाता हूँ। आप यकीन करें, मैं बाहर खड़ा होता हूँ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो वो नई स्टेप इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये बताएं, जो खुद चल के नहीं जाना चाहता तो अल्लाह ताला उसकी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना खुद जिसको अपनी हालत बदलने का। इल्लामा इकबाल ने बिल्कुल जी, ये कुरान करीम की आयात हैं, ये कुरान करीम की आयात हैं। फिर कहते हैं जी देखो जी साड़ी तो किस्मत। पिछले दिनों मेरे पास एक, आप यकीन करें, पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया, कहता जी अल्लाह मेरे नाल नाराज़ है, अल्लाह मेरे नाल नाराज़ है, अल्लाह ताड़े नाल राज़ी है। और मैंने कहा खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर। मैंने कहा करते क्या हो? कहते ही 2 साल तो घर बैठे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह को क्यों इस पे जो है ना इल्ज़ाम दे रहे हो? खुद तुम करते नहीं हो, 2 साल से घर बैठे हो, तो कह रहे हो जी के जो है अल्लाह मेरे साथ कुछ मेहनत करनी चाहिए। असल चीज़ यही है सर, हम असल में खुद मामलात सही करने की कोशिश नहीं करते और उसके बाद हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने हमारे साथ ऐसे कर दिया। जाहिर है हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है, लेकिन उसमें हमारा जो अमल दखल है उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक्सेसिबिलिटी हमने इंक्लूसिव बनाना है इस माशरे को, माँ बाप ने, हम लोगों ने, वालिदैन, स्कूल टीचर्स, पूरी हुकूमत, हर एक ने मिलकर काम करना है ताकि इंक्लूसिव माशरा पैदा बन सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमीर सिद्दीकी साहब, वक्त दिया आपने और आपकी स्टोरी से बड़े इंस्पायर हुए और हमें उम्मीद है कि बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ इससे सीखा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमजद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वाकई एक कमाल पर्सनैलिटी, कहाँ से कहाँ, वो जो कहते हैं ना कि आपके पास वाकई जो उन्होंने मिसाल दी, मतलब कुछ भी सिक्के भी ना हो आपकी जेब में और फिर उसके बाद आप कहाँ तक पहुँचे। मतलब सबसे बड़ा एक जो दुख होता है वो फिजिकल तो ठीक है, चैलेंज है जो आया जिंदगी में, लेकिन उससे बड़ा दुख ये होता है कि जब आपके अपने आपका साथ छोड़ दें। इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं है दुनिया में कि जब आपका कोई मुश्किल टाइम हो, आप पे कोई मुश्किल आन पड़ी हो और आपके अपने भी आपसे हाथ छुड़ा लें, तो फिर उससे तो बड़ी मुश्किल कोई नहीं है। उसके बावजूद अगर कोई उठ खड़ा हो तो ये तो मेरा ख्याल है उसकी बड़ी मेहनत और मोटिवेशन रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और शख्सियत है जिन्होंने बड़ी मेहनत की और मुख्तलिफ शोबों में मेहनत की, उनसे भी हम और हर शोबे में जिस जिस चीज़ में मेहनत की है उसमें कामयाबी समेटी है। मॉडलिंग, अदाकारी में अच्छी खासी कामयाबी समेटी, फिर होस्टिंग की तो उसमें बड़ी कामयाबी समेटी, फिर सैलून अपना चलाने लग गई तो एक तरह से ब्यूटिशियन, और जिसको कहते हैं कि लोग बड़ा इनको ट्रस्ट करते हैं, इनके सैलून जाती हैं, हर काम में अव्वल में ये पहुंची है। बिल्कुल, डॉक्टर भी हैं जी, बिल्कुल, माहिर अमराज भी हैं मुख्तलिफ चीजों की, लेकिन
हमेशा इनकी हमने एक चीज़ देखी है और वो ये है कि हमेशा जब भी इनसे बात करो आपको एक हम्बलनेस का एहसास होता है, आपको एक समझ का एहसास होता है। बड़ी कम ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं आपको शोबिज़ में जो नज़र आती हैं जिनकी की ग्रिप है ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इकोनॉमी पे बात करें आप इनसे, बिजनेस पे बात करें, तो नादिया हुसैन साहिबा नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी खुशनसीबी है कि नादिया से जब भी बात होती है हमेशा उनकी तरफ से एक ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि लगता है कि हम मतलब उनको बड़े अरसे से जाते हैं। शी इज़ अ वंडरफुल वुमन और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी इनकी। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत मुझे खुशी हो रही है आपको इस तरीके से ज्वाइन करके। जी, तो नादिया सबसे पहले आपकी हम मॉडलिंग के शोबे की बात से शुरू करते हैं। आप मॉडलिंग के शोबे में बड़ी कम उम्र में आ गई थी, तो इस शोबे में आप कैसे आई, आगाज़ कैसे हुआ? जो ज्वाइनिंग का एक जो मौका मिला वो बिकॉज जब मैंने अपना ए लेवल्स ख़त्म कर लिया था तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं यू नो वो अपने कुछ ज्वाइन करते हैं किसी इंटर्नशिप वगैरह को, तो एक मेरी दोस्त थी जिसने इंटर्नशिप की थी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में और उसको एक मौका में उसको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसके लिए उनको एक मॉडल की ज़रूरत थी। तो उसने जो है वो मुझे कॉल किया, उसने कहा कि जी एक प्रोजेक्ट है ये और एक कैंपेन थी और वो उस कैंपेन के लिए उनको एक मॉडल की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा, उसने मुझे कहा कि भाई तुम जो है वो अगर करना चाहती हो तो तुम ये करो और दैट वाज बेसिकली द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफिशियली दैट आई डिड। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अब आप बेहतरीन मॉडल हैं, शानदार अदाकारा हैं और मेकअप आर्टिस्ट अगर हम कहें या मेकअप आर्टिस्ट ना कहें तो बिजनेस वूमन है, जाहिर है मेकअप की दुनिया से बड़ा ताल्लुक है आपका। इतने शोबों में बड़ी गैर मामूली किस्म की कामयाबियां हैं आपकी, ये क्या वजह है, व्हाट इज बिहाइंड इट? नहीं, वैसे तो खैर आई वुड से कि ये ऑनेस्टली अल्लाह का ही शुक्र है कि कामयाबी जो है वो अगर लोग भी कहते हैं या अगर आप कहते हैं कि कामयाबी है, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि हर चीज़ में जो है वो मुझे अभी भी जो है ना वो सक्सेस नॉट स्ट्रगल बट यू नो लाइक और ज़्यादा सक्सेस मुझे चाहिए। तो डेफिनेटली और ज़्यादा मैं स्ट्राइव करती हूँ फॉर इम्प्रूवमेंट, फॉर बेटरमेंट। तो आई कांट रियली से कि मैं यू नो लाइक एक्सपर्ट हूँ, बट अगर लोग ऑफ कोर्स कहते हैं कि जी आप सक्सेसफुल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो इसमें मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र ही कर सकती हूँ। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला का शुक्र हमें हर हाल में अदा करना चाहिए, उसी की वजह से हमारी कामयाबियाँ हैं। लेकिन क्या हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ भी होता है? जी जी बिल्कुल, आई वुड से कि हर कामयाब औरत के पीछे वो औरत खुद होती है, उसकी अपनी एक जिद्दत होती है, उसकी अपनी विल पावर होती है, उसकी अपनी भी स्ट्रगल होती है और साथ में उसके जो घर के जो मर्द होते हैं, चाहे वो फादर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड हो, बेटा हो, ये सारे जो है ना वो उसका एक सपोर्टिंग हैंड, एक हेल्पिंग हैंड बनते हैं। लेकिन जब तक औरत जो है वो खुद एक अपने आप से यू नो तहिया नहीं करती है कि भी मुझे करना है ये, उस वक्त तक जो है वो कोई भी नहीं हेल्प कर सकता है उसको। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो लाइफ है उसमें आप दोनों का, हस्बैंड का आपके और आपका ताल्लुक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट फील्ड से है। हस्बैंड आपके स्टॉक मार्केट से मुंसलिक रहे और आप मतलब मेडिकल, फैशन, एक्टिंग, तो ये किस तरह से हुई शादी? जो मेरे हस्बैंड हैं वो बिल्कुल उनका स्टॉक से ताल्लुक़ रहा है, स्टॉक्स में उनका वो फाइनेंस में उनका ताल्लुक़ रहा है और बेसिकली यू नो शादी से पहले भी वो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मेरा एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता भी नहीं था यू नो कि मुझे वो पसंद करते हैं। और इस तरीके से यू नो लाइक एक दो दफ़ा उन्होंने शायद दोस्तों के थ्रू जो है वो मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो था वो इंटरेस्ट नहीं था और मैं अपने बल्कि काम में मेरा बड़ा फोकस था, मॉडलिंग की तरफ एंड पढ़ाइयों की तरफ एंड ऑल दैट। लेकिन एक वक्त आया कि मेरी जो कुछ दो दोस्तें हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ था और हम लोगों का प्लान था कि हम सब इकट्ठे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो उन्होंने क्योंकि पहले इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो उस दौरान मेरी दोस्त ने कहा कि यार डजेंट मैटर, मैं तुम्हें जो ना एक ब्रोकर का नंबर देती हूँ, तुम उसको कॉल करो और तुम उसके साथ अकाउंट खोलो, तो तुम जो है वो उसके ज़रिए जो है ना तुम अपनी स्टॉक ट्रेडिंग करो। तो वो जो बंदा का नंबर था वो था मेरा हस्बैंड। तो बेसिकली बने मेरे स्टॉक ब्रोकर और इस तरीके से जो है वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई
और एक्चुअली नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज माय ब्रोकर, बट उन्हीं दिनों में मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी, वो उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा था और बहुत कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो गई थी। तो वो थ्रू आउट जो है ना हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर्स के साथ बातचीत करना, क्योंकि जाहिर है अगर आपको कभी भी हॉस्पिटल्स का इस तरीके से नहीं एक्सपीरियंस हुआ होता है तो आपके लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग चीज़ होती है, तो कोई ना कोई साथ में होना ज़रूरी होता है, कोई साथ में सपोर्ट हो। मेरा भाई जो था वो एक्चुअली उस वक्त तक लंदन जा चुका था पढ़ने के लिए, तो और कोई लड़का था नहीं अवेलेबल ना, तो इट वाज बेसिकली एट दैट टाइम इट वाज माय हस्बैंड हु वाज विथ मी बाय माय साइड, लाइक हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना, डॉक्टर्स, ये वो ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ों में बड़ा वैसे एक्सपर्ट था, बिकॉज उसके फादर भी बड़े बीमार रहते थे। वेरी गुड जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब आपका काम और आपका घर बैलेंस कैसे कायम रखती हैं, क्योंकि जाहिर है दोनों तरफ बड़े डिमांडिंग मामला हैं। सो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्चुअली आई वुड से कि माँ और बाप दोनों की प्रेजेंस से होता है। अगर माँ अवेलेबल नहीं है तो बाप का होना ज़रूरी है, अगर बाप अवेलेबल नहीं है तो माँ का होना ज़रूरी है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो आई वुड डेफिनेटली से कि मेरी जो इर्द गिर्द जो फैमिली मेरी रही है, बी इट माई ओन मदर, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, माई माई इन लॉज फॉर दैट मैटर, उन सब का बड़ा हाथ रहा है, उन सब का बड़ा सपोर्टिंग हाथ रहा है। जैसा मेरी मदर जो है वो कॉन्स्टेंटली मेरे सैलून पे होती है, क्योंकि जो मेरा सैलून है उसको भी मैनेज करना होता है, तो मेरी मदर मेरे सैलून पे होती हैं। घर पे जो है वो अगर मैं नहीं होती हूँ तो मेरी मदर लॉ घर पे होती हैं। जब मैं नहीं होती हूँ शाम में जो है मेरा हस्बैंड घर आ जाता है। अगर बच्चों को होमवर्क कराना होता है, अगर मैं नहीं होती हूँ तो वो मेरा हस्बैंड कराता है। खाना वाना देखना, वो सारी चीज़ें करना, फिर वो मतलब जब मैं नहीं होती हूँ तो घर में लोग हैं उन चीज़ों को देखने के लिए। तो ये एक बड़ा आई वुड से एक बेनिफिट और एक हेल्प हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मुतालिक क्या सोचती हैं? आपकी अपनी क्योंकि डिफरेंट फील्ड ऑफ उससे ताल्लुक है, तो आपके बच्चों को क्या चाहती हैं, किस शोबे में वो जाएं? एक्टिंग करें वो भी? नहीं, बिल्कुल भी मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन बाय चांस मेरा जो बड़ा बेटा है उसको डॉक्टरी करनी है, कोई भी मेरी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं था, कोई किसी किस्म का जो है वो नहीं, लाइक मैं तो बल्कि उसको ले जा के मैंने डॉक्टर से मिलवाया कि भाई तुम बहुत तरीके से जो है वो तुम इस चीज़ के बारे में सोचो कि तुम्हें अगर डॉक्टरी करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मुश्किल है ये, और पढ़ना बहुत पड़ता है, थिंग्स लाइक दैट। तो फॉर मी आई नो, बिकॉज मैं डेंटिस्ट्री में हूँ, मुझे पता है कि कितना लाइक मुश्किल फील्ड है मेडिकल फील्ड, और आपको एक दिमागी तौर पे बड़ा आपको रेडी रहना पड़ता है। तो लेकिन मेरे बेटे को है कि नहीं, उसको करना है डॉक्टरी। फिर मेरी बड़ी जो बेटी है वो भी कहती है कि जी मुझे भी डॉक्टर बनना है। अब वो क्योंकि बड़ी उम्र की है, वो 16 साल की है, तो आई कैन बिलीव कि हाँ ठीक है, वो भी शायद इसी फील्ड की तरफ कोशिश करेगी अपना, या उसका रुझान इसी तरफ है। जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अब वो बड़े बच्चों को देख के वो कहते हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे लेकिन मुझे पता है कि शायद जो मेरे छोटे बच्चों में से शायद दोनों जो है वो डॉक्टरी की तरफ ना जाएं, बिकॉज उनका वो जहन इस वक्त जो मुझे लगता है उनका जहन नहीं है वैसा कि जो वो डॉक्टर की तरफ बनने का जो है ना, एक आपको पता चल जाता है कि यार ये बड़ा सीरियस बच्चा है, ये बड़ा पढ़ाकू बच्चा है। जो मेरे 2 छोटे बच्चे वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी मशहूर खातून की बायोपिक करने का मौका मिले तो वो कौन खातून होंगी? डेफिनेटली बेनजीर भुट्टो। ओके। नादिया, ये बताइए, आपको कभी भारत से भी काम करने की कोई ऑफर हुई? जी, बहुत दफ़ा ऑफर्स आई हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद भी जो हूँ वो इंडिया में अब नहीं, काफ़ी अरसे पुरानी बात है कि एक ज़माने में जब पाकिस्तान इंडिया का काम बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के मुल्क में आके काम करते थे। इंडिया से पाकिस्तान आके फैशन शोज़ भी बहुत रेगुलरली होते थे। यहाँ पे इंडियन स्टार्स भी जो हैं वो इवेंट्स अटेंड करने आते थे। हम लोग जो हैं वो इंडिया में जाके काम करते थे, फैशन शोज़ करते थे। मैं तो खैर क्योंकि मेरा फैशन से ताल्लुक़ था तो मैंने फ़ैशन शोज़ काफ़ी किए हैं इंडिया में।
और फिर एक दो एड्स भी जो है वो मैंने, जो प्रॉपर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो टीवीसीज होते हैं, वो भी मैंने जो है वो इंडिया में जाके किए हैं। मतलब पाकिस्तानी एड था वो, पाकिस्तानी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कोई कुकिंग ऑयल की कंपनी थी, मेज़बान नाम था, ये पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुकिंग ऑयल की कंपनी का एड हम लोगों ने इंडिया में जाके शूट किया था। सो जैसे कि बैंकॉक जाते हैं और जैसे कि अब जो है वो टर्की वगैरह जाते हैं, तो उस ज़माने में जो था वो इंडिया भी जा रहे थे। तो मैंने जो है वो इंडिया में भी, मुंबई में, दिल्ली में, दोनों जगह जो है वो काम किया है, फैशन शोज़ भी किए हैं, और ये जैसे कि मैंने आपको कहा कि टीवीसी वगैरह के लिए भी मैं गई हूँ। तो जब भी मैं जाती थी ख़ास तौर पे फैशन शोज़ वगैरह पे, और ज़्यादातर बहुत सारी मॉडल्स नहीं जाती थी, गिने चुने एक दो मॉडल्स ही जाती थी, उनमें से एक मैं थी, मेहरीन सैयद जा चुकी हैं। तो जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों को धड़ाधड़ ऑफर्स आती थी, मतलब कॉन्स्टेंटली ऑफर्स आ रही होती थी, कोई मूवी प्रोडक्शन से, कोई फैशन शो की जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, जो आपकी मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑफर्स करते थे, यू नो, कि जी आप लोग बस आ जाएं और हमारे साथ काम करें। और लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ये, क्योंकि मैं उस वक्त मेरी शादी होने वाली थी, और मुझे पता था कि शादी के बाद इतना ज़्यादा मेरा फ्रीक्वेंटली इंडिया ट्रैवल करना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि फिर वो लोग कहते थे कि आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते के लिए आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं रहूं। और पैसे तो खैर बहुत अच्छे थे, पैसों का मसला नहीं था, लेकिन ये है कि एक उस वक्त के ज़माने से जो है वो मुझे लगता था कि यू नो दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन पॉसिबली डू। अगर मेरी शादी ना हो रही होती तो फिर मैं ज़रूर जाती। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मॉडलिंग में आने की जो ख्वाहिशमंद लड़कियां हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह से वो अपना करियर बना सकती हैं मॉडलिंग में? देखिए, अब तो मॉडलिंग का जो ज़माना है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मॉडल्स जो हैं वो अब हर कोई मॉडलिंग कर सकता है, अगर आपके पास यू नो कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास जो है वो एक यू नो, अब तो खैर कैमरा भी इतने अच्छे आ गए हैं, फिल्टर्स भी इतने अच्छे आ गए हैं। हाँ। तो अगर आप करना चाहती है मॉडलिंग, लेकिन वो कन्वेंशनल मॉडलिंग का ज़माना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले ज़माने में मैगजीन्स आती थी और यू नो डिज़ाइनर्स जो हैं वो मैगजीन्स में अपनी शूट्स प्रिंट कराते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब एक डिज़ाइनर है, वो एक फोटोग्राफर को पकड़ के, किसी भी मॉडल को पकड़ के, वो अपने ओन का ही शूट कराती है, अपने पेज पे ही उसको पोस्ट करती है, या इधर उधर रैंडम कुछ 2-3 पेजेस से पोस्ट करा देती है। लेकिन वो मैगजीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, यू नो। सो अब जो है वो, अगर आप यू नो, अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने पेज पे करें। आप यू नो जो भी आपको कोई भी किसी किस्म से भी मौका मिलता है आप करें, चाहे वो आपका कोई डिज़ाइनर, कोई फ्रेंड है, कोई फोटोग्राफर है, अगर आप करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। और बहुत सी लड़कियां मुझे यू नो अप्रोच करती हैं। मैं बहुत सी लड़कियों के मेकअप के शूट्स करती हूँ, अपने पेज पे जो है मैं उसको पोस्ट करती हूँ, उनको मैं टैग कर देती हूँ। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे आप जो काम कर सकते हैं वो आप करें, और आपको जो है उस तरीके से आहिस्ता आपको जो नो पॉपुलैरिटी उसी तरीके। अच्छा, इस जनरेशन में, करंट जनरेशन में किसको आप बेस्ट मॉडल समझती हैं? आजकल के ज़माने में जो बेहतरीन मॉडल्स में से एक फातिमा हसन है, मुश्क कलीम है, बहुत सारी मॉडल्स का एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता है, बिकॉज बहुत सारी न्यू लड़कियां हैं जो आ गई हैं, जो कि क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, और जब मैगजीन्स है नहीं तो मुझे सच पता नहीं चलता यू नो कि अच्छा हाँ ये मॉडल कौन है, क्या है। कहीं किसी को देख लिया तो एट टाइम्स पता लग जाता है कि अच्छा हाँ ये सो एंड सो मॉडल है। लेकिन ये दो तो डेफिनेटली बहुत मुझे अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा, आपको जिंदगी में सबसे अच्छी नसीहत क्या मिली, किसने दी? नसीहत आई वुड से कि एक तो खैर पहली जो है वो मेरी मदर ने ये बात कही थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ये बात कही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा
एक्स्ट्रा जो है वो मैं अपना जो भी मेरा पैसा जब मैं कमाती थी तो मैं उसको बहुत लाइक पानी की तरह उसको खर्च कर देती थी और मैं कभी भी सेव नहीं करती थी। तो शुरू में मेरी मदर बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स करती रहती थी। अम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे जो है ना वो कुछ पॉलिसीज़ दिलवाई, सेविंग पॉलिसीज़ जो होती हैं कि नहीं तुम कुछ लॉन्ग टर्म के लिए तुम अपने कुछ पैसे सेव करो, ये करो वो करो। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हो गई तो वो पॉलिसीज़ तो खैर चलती रही। जब मेरी शादी हो गई तो फिर मेरे मियाँ ने देखा मुझे कि भाई मैं तो किस तरीके से अपना पैसा जो है वो उड़ाती हूँ, क्योंकि जब शादी हो गई तो आई यूज्ड टू से कि हाँ यार ठीक है जो भी है वो मियाँ तो कर रहा है, मियाँ जो है वो खर्चे संभाल रहा है, ये कर रहा है वो कर, तो मेरा जो मैं पैसे कमा रही हूँ वो मैं खर्च करूँ उसको। तो मैं खर्च करती थी और बहुत खर्च करती थी। तो उस तरीके से जो है वो फिर हस्बैंड भी फिर कहने शुरू कर दिया कि नहीं तुम थोड़ा बहुत सेव करो पैसे, बहुत ज़्यादा जो है वो तुम फजूल खर्ची करती हो। तो ये एक बहुत आई वुड से इम्पोर्टेंट नसीहत है यंगर जनरेशन के लिए कि आप भले पैसे जो हैं वो आप खर्च करें और पैसे जो भी आपका अपनी हार्ड अर्नड मनी है आपको डेफिनेटली खर्च करने में खुशी भी आती है कि आप ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें दैट यू कैन अफोर्ड टू बाय, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि फजूल होते हैं और कुछ अरसे के लिए आप जो है ना आप एक्सपेरिमेंट करें फजूल खर्ची के साथ, लेकिन सेव करना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जी? जी बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स तो बहुत हैं। फ्यूचर में आई वुड वांट के, क्योंकि मेरा मेकअप ब्रांड भी है तो मैं मेकअप ब्रांड को और ज़्यादा जो है वो अपना इन्हांस करना चाहती हूँ, एक्सपैंड करना चाहती हूँ ऑल ओवर, मतलब पाकिस्तान सिर्फ नहीं, लेकिन ये कि अगर हो सके पॉसिबल साउथ एशिया की तरफ एटलीस्ट जो है वो उसको मैं बढ़ाऊँ एज अ ब्रांड, और अगर हो सके तो एज एन इंटरनेशनल ब्रांड भी जो है वो पहचाना जाए। जैसे कि क्रिश्चियन डियोर है या एस्टी लॉडर है या क्लैरेंस है, क्लिनिक है, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि दुनिया जहान में जाने माने जाते हैं। तो आई वुड ऑल्सो वांट कि मेरा ब्रांड जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड बने एंड आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके मोर एज अ लाइफस्टाइल ब्रांड। सो लेट्स सी कि क्या आगे जो है वो फ्यूचर क्या होता है, बट मुल्क के हालात ऐसे हुए हुए हैं कि बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है ये सारा कुछ करना, सोचना। लोग जो है वो पैसा खर्च करने में जो है वो बड़ा आजकल तंगी हुई भी है तो बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एंड आई वुड रियली से दैट माई ओन बिजनेस इज ऑल्सो सफरिंग अ लॉट। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नादिया हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे बात हो रही थी, उनकी ज़िंदगी एक तरीके से हमने रिकैप करके आपके सामने हम लिया है। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कुछ फिल्मों की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। फिल्मों की हमने बात करनी है, लेकिन हमने उन फिल्मों की बात करनी है जो कि टेम्पररी जिनके ऊपर बैन लगा हुआ था या परमानेंट बैन लगा। अब क्या वजह थी, हमने कुछ दिन पहले बात की थी फिल्म सेंसर बोर्ड के हवाले से भी कि फिल्म सेंसर किस तरीके से होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम इसी मौजू को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। हारून शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो कि बैन थी, फिर उसके बाद लोगों ने देखी भी। और क्योंकि मुझे याद है द मैसेज एक फिल्म थी जो कि काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान में बैन थी, फिर उसके बाद तो वो टेलीविज़न पर भी दिखाई गई और उसके बाद जो है वो सबने देखा और देखा कि वो क्या कमाल फिल्म बनी हुई थी। तो बाज़ औक़ात बैन करने वाले जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा सही भी नहीं होते, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है, असेस करना होता है। अगर आप समझ के पढ़ें या देखें कोई भी चीज़ कि भाई इससे मैसेज क्या जा रहा है। हारून शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल शिफा सही कह रही है कि थोड़ा सा एनालाइज कर लें क्योंकि क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे फिल्में बैन होती रही हैं, होती हैं, हर मुल्क में होती हैं। बिल्कुल, हर इंडिया में भी होती हैं। जी बिल्कुल, हर मुल्क में होती हैं और वो वजह यही होती है कि हॉलीवुड में हर जगह होती हैं। वो मुख्तलिफ जो उस मुल्क की जो ट्रेंड्स होते हैं उनके खिलाफ समझी जाती हैं और उसकी वजह से बैन होती हैं, चाहे वो आपके किताबों का छपना बैन होता है, सोशल सेंटिमेंट्स हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो, और उसके ऊपर फिल्में बनाते हुए थोड़ा सा ख्याल भी करना चाहिए, जिसमें कोई हर्ज नहीं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्कुल ही जो है ना कभी कभी, क्योंकि आर्ट देखिए एक बड़ा मजे का मैं कोट पढ़ रहा था कि आर्ट वो अच्छा होता है जो कि कंफर्टेबल लोगों को अनकंफर्टेबल कर दे
और अनकंफर्टेबल लोगों को कंफर्टेबल कर दे। सो अगर आप तकलीफ में हैं तो आपको राहत मिल जाए तो वो अच्छा आर्ट है, और अगर आप बहुत ही सुकून में हैं और आपको कोई फिक्र ही नहीं तो थोड़ा सा तो आपको कुछ आर्ट ऐसा भी बनता है जो खामोखा पिन करता है जाके। हाँ, वो खामखा वाली बात जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई भी उसको नहीं कह सकता। आर्ट की जगह आप जो है वो फिर आप एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। मैं आपको बताऊं बड़ी जबरदस्त बात कि मेरे पास यंग फिल्म मेकर्स अक्सर बैठे होते हैं, तो मुझे कहते हैं जी कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म बनानी है, बताएं कंट्रोवर्शियल फिल्म तो बना ले यार ये कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है कि कंट्रोवर्शियल फिल्म बनानी है? भाई कुछ पहले सब्जेक्ट के बारे में सोचो, देखो तुम्हें क्या रेजोनेट करता है उसके ऊपर फिल्म बनाओ। बट खैर तो फिल्मों की बात करते हैं। तो जी आई थिंक 1950s की बात है कि रूही एक फिल्म थी 1954 में आई थी। रूही, जी बिल्कुल, रूही फिल्म थी और ये क्लास हेट्रेड के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। WZ अहमद साहब की फिल्म थी और क्लासिज्म के ऊपर बात हुई। उस वक्त सोसाइटी जो थी वो जाहिर है अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी। तो जो 54 में ना, 54 बिल्कुल आजादी के कुछ ही सालों बाद, तो उसमें फिर जो है वो फिल्म समझी गई कि ये जो शायद है ये खतरनाक हो सकती है और ये बेचैनी का बायस बन सकती है माशरे में। तो वो फिल्म जो है वो बैन हुई बाद में। वो अरे ये तो बड़ी पुरानी बात आपने मुझसे पूछ ली। हाँ, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाने, अब वो अनफॉर्चुनेटली फिल्म कहीं अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन बाद में फिर ये नहीं, वो कहीं भी नहीं फिर देखी गई वो फिल्म जो थी। लेकिन ये जरूरी है बताना कि वो पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जो कि बैन हो गई। सिस्टम के हवाले से, और जो हम जब हमारा पार्टीशन हो गया उसके बाद, पार्टीशन के बाद जो सूरत-ए-हाल थी, इंतजार हुसैन साहब का एक ड्रामा था ख्वाबों के मुसाफिर, वो भी इसी चीज को टैकल करता था कि लोग आए हैं यहाँ पर अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनके अंदर जो है वो डिविजन है, कोई बहुत गरीब हो गया है, कोई बहुत अमीर हो गया है, किसी ने जो क्या वो परमिट ले लिए हैं, किसी ने जमीनें अपने नाम करवा ली हैं। आप देखिए हमारे अदब से अगर आप लिटरेचर में देखें, मंटो की बात करें आप, और फिर उसके बाद भी तो लोग इस तरह का लिटरेचर लिखते रहे हैं। और फिर उसी के हवाले से अगर बात करें तो हम जो दूसरी बड़ी फिल्म जो बैन हुई वो थी जागो हुआ सवेरा। जी, बहुत बड़ी फिल्म थी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी, एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग। आई विश कि वो कहीं से मिल सके और हम सब वो भी नहीं मिल सकती, वो उसकी लिमिटेड स्क्रीनिंग्स हुई क्योंकि वो फिल्म जो थी एजे कारदार साहब की बनाई हुई फिल्म थी। और ये फिल्म वो थी जो कि पहली ऑफिशियल एंट्री थी पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर्स के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान में बैन थी और बैन रही काफी अरसे तक। ऑस्कर वालों को तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये ऑस्कर वाले को इतने, ये वही है वो जो मैं आपसे कह रहा था ना, कोई कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल बनाएंगे हम कुछ। तो वो ये इसी तरह थी। लेकिन खैर ये फिल्म तो बहुत सब्सटेंशियल फिल्म थी और फैज साहब इसके साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने इसके लिए मौसीकी भी लिखी और एक्चुअली स्टोरी भी उन्हीं की लिखी हुई थी। लेकिन ये फिल्म जो है वो नहीं जी नहीं, वो नुमान तासीर साहब से रिक्वेस्ट की गई जो कि उसके प्रोड्यूसर थे कि ये फिल्म आप जो है ये रिलीज ना करें। लेकिन यह है कि इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं अवैस के, ये फिल्म दिखाई गई लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में। अच्छा और हुकूमत पाकिस्तान ने खास तौर पर कहा कि जी ये फिल्म नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन क्योंकि फैज साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो आई थिंक वो हुकूमतों और वो उन चीज़ों से कहीं बड़े हैं, तो वो फिर उसके बावजूद वो फिल्म वहां दिखाई गई। सो ये एक बड़ी बात है और अभी रिसेंटली कांस में दोबारा दिखाई गई। सो अब जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में जी एक प्रिंट कहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह मिल जाए, तो ये फिल्म हम जरूर देखेंगे अगर मिल गई तो ये है जी दूसरी फिल्म जिसकी बात करना चाह रहा था मैं। फिर 1959 तक हम पहुंच गए और करतार सिंह आती है। करतार सिंह भी एक बड़ी सैफुद्दीन अहमद सैफ साहब की बड़ी फिल्म थी। और अमृता प्रीतम अगर आपको पता हो, जो लोग जानते हैं शायरी से जिनका ताल्लुक है, तो उनकी वो जो है ना अजा खां वारिस शानू, वो जो पोइट्री थी वो इस फिल्म में पहली दफा इस्तेमाल हुई। मुसर्रत नज़ीर और अलाउद्दीन बड़े एक्टर थे इस फिल्म में। और एक गाना है देसा दा राजा, वो इस फिल्म का गाना था करतार सिंह का। और करतार सिंह बहुत हिट हुई यहाँ भी और सरहद के उस पार भी, क्योंकि पंजाबी फिल्म थी और वो अलाउद्दीन साहब ने ऐसा करतार सिंह का किरदार अदा किया कि वहाँ जो सिख थे वो कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता कि ये इंसान सिख नहीं है, ये सिख ही है। और ये बात इन्होंने नाम बदला हुआ है, वरना ये कैरेक्टर कोई इस तरह से सिख होने के अलावा अदा नहीं कर सकता था। तो उसमें जो था वो जाहिर है क्योंकि उस वक्त तकसीम हुई थी, पार्टीशन के बाद की, आज़ादी के बाद की बात थी,
तो वो थोड़ी सी, यानी कि ये वो कैरेक्टर था जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं भगत सिंह का कैरेक्टर, जी बिल्कुल, नेवर डाई, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, जिसको कहते हैं एंडलेस, वो टाइमलेस था ना पॉपुलर एक वो लीडर, वो थोड़ा सा बदमाश भी है लेकिन वो गरीबों का दर्द भी रखता है, और वो अच्छा है लेकिन सिचुएशन ऐसी, तो अब ये देखी जा सकती है ये बिल्कुल, अगर मैं आपको लिंक भेज दूंगा लेकिन ये भी लिमिटेड सतह पे अवेलेबल है, महदूद ऑफर है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फिर एक फिल्म थी 1970 की जो बूंद थी के नाया। अच्छा, इसका मतलब था टेकन फ्रॉम लाइफ। दिस वाज अ बंगाली फिल्म, ये जाहिर है उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में बनी फिल्म, और अगेन वो क्लास डिवाइड के ऊपर फिशरमैन की स्टोरी थी, मछेरों को किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं जो पावरफुल लोग हैं और जो जिन लोगों के पास जाहिर है पैसे की ताकत है, तो वो भी समझा गया कि ये थोड़ी सी फिल्म जो है इस वक्त उन हालात में शायद उन्हीं हालात को डिपिक्ट कर रही है शायद, तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी वो नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा जी, फिर बात करते हैं ये अम की। ये अम रियाज शाहिद साहब की बड़ी फिल्म थी, और शाहिद, नीलो, निशो, बड़े बड़े अदाकार, बहुत जबरदस्त, और हबीब जालिद साहब ने इसके गीत लिखे। तो ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म थी, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से थी, लेकिन अगेन ये वो फिल्म थी 1971, जाहिर है एक सेंसिटिव टाइम चल रहा था, तो ये फिल्म, ये रियाज शाहिद साहब की आखिरी फिल्म थी, तो इसको भी कुछ अरसे के लिए रोका गया, कुछ एडिट्स हुए, फिर उसके बाद ये इवेंचुअली रिलीज हुई। अच्छा। लेकिन यह है कि उसमें थोड़ी सी अरसे के लिए वो बैन रही फिल्म। अब तो देखी जा सकती है, जी बिल्कुल देखी जा सकती है। फिर 1973 में मेरी बड़ी एक फेवरेट फिल्म है इंसान और गधा, रंगीला साहब की। देखिए रंगीला का नाम आते कैसे चेहरों पे जो है ना मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ चीजें होती हैं जो कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो आगे कोई कर नहीं सकता, और वो काम हमेशा याद रहे। जी जी, और रंगीला साहब अच्छा वो उन्होंने अपने लिए एक कैरेक्टर डिफाइन कर लिया था, और उन्होंने वो बहुत सारी फिल्मों में वो कैरेक्टर प्ले किया। कमाल साहब ने ये फिल्म बनाई थी इंसान और गधा, और देखिए कितना मजे की एक फैंटेसी उन्होंने क्रिएट की, और ये पाकिस्तान में बहुत कम फिल्मों में देखने में मिलती है कि इंसान जो है वो गधा बन गया, और गधा जो है वो इंसान। एनिमल फार्म से तो इंस्पायर नहीं हुए थे? देखिए अगर जिसने एनिमल फार्म पढ़ी हुई है वो पहचान लेगा। तो उसमें वो बड़ा कमाल नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल का, आपको पढ़ना चाहिए, वो आपको बहुत सारी चीजों को ना एक आपका अलग पर्सपेक्टिव देगा। तो वो जो थे वो गधा जो था वो इंसान बना, और उसके बाद उसने देखा और फिर आखिर में उसने ये माफी मांगी, कहा मुझे गधा ही बनाते हैं हम दोबारा से। ये भी देखी जा सकती है, ये भी देखी जा सकती है। फिल्म कुछ अरसे के लिए रुकी, कुछ एडिट्स हुए, और उसके बाद ये फिल्म रिलीज हो गई। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जी बेगम जान, हसन तारिक साहब की 1977 की फिल्म बेगम जान। शाहिद थे और इसमें रानी साहिबा थी। रानी साहिबा की अभी पिछले दिनों बरसी भी थी, और बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। ये बेगम जान कौन सी है बेगम जान? क्योंकि बेगम जान के नाम से एक बहुत सी फिल्में और इंडिया में भी बनी है, और यहाँ नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उस स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं। बेगम जान जो थी वो एक कपड़ा बेचने वाली पठान खातून थी, जो कि घर घर जाकर कपड़ा बेचती थी। वो आपको याद होगा पिछले जमानों में होता था, वो कपड़े कंधों पे रखे हुए वो जाते थे घरों में और जाकर वो कपड़े बेचने की, क्योंकि खवातीन जाहिर है उस तरह बाजारों में नहीं जाती थी, तो घर पर जाकर उनको कपड़े बेचा करते थे। तो बेगम जान उस कैरेक्टर का नाम था। अच्छा। और वो जो थी वो वहाँ से केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से या सरहदी इलाकों से आई हुई थी, और वो एक लाहौर में घूमती फिरती थी और कपड़ा बेचती थी। अच्छा। लेकिन उसमें भी सोशल कमेंट्री इस तरह की कुछ थी, कुछ इश्यूज थे जिसके ऊपर सेंसर ने ये फील किया कि नहीं, ये फिल्म जो है ये इस तरह तो नहीं जा सकती। ये फिर फिल्म रिलीज हुई। अब मुझे पता नहीं कि आर्काइव में शायद कहीं मौजूद हो। आपको पता है पाकिस्तानी फिल्मों की आर्काइविंग का भी कोई सिस्टम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बहुत खूबसूरत काम बहुत से लोगों का आर्काइव्स लोगों ने बनाई हुई है, लेकिन उस तरह अवेलेबल नहीं है चीजें। तो शायद ये फिल्म अगर ढूंढे कोई तो मिल जाए, लेकिन मैंने भी ये फिल्म देखी हुई नहीं है, पढ़ा है इसके बारे में बहुत ज्यादा कि ये एक बहुत अच्छी सब्सटेंशियल फिल्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को उस तरह नहीं मिली। अच्छा जी, फिर एक और बड़े मजे की फिल्म है जी 1979, अगेन बड़ा हैपनिंग ईयर था 1979, वो है औरत राज। 1979 तो इंटरनेशनली ग्लोबली अगर हम देखें, अफगानिस्तान में भी, ईरान में भी, पाकिस्तान में बड़ा हैपनिंग ईयर था। तो औरत राज भी इसी साल फिल्म आई थी, और वो भी एक अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, जो आपको बड़ा पसंद है, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, औरत अगेन रानी थी इस फिल्म में, और रानी अच्छा एक्चुअली यू नो शी वाज अ फेमिनिस्ट, वेरी वेरी स्टॉन्च फेमिनिस्ट, बिकॉज उनकी काफी फिल्मों के अंदर आपको ऐसे इस तरह के कैरेक्टर्स थीम्स मिलेंगी। अच्छा, औरत राज में हुआ ये कि जी वो वहीद मुराद साहब उनके शौहर थे, और वो जो थे बड़े यू नो वायलेंट से एक शौहर थे, कभी पेड़ लगा दी, कभी कुछ, हाँ डोमेस्टिक वायलेंस था। तो फिर रानी जो थी वो ये सोचती हैं कि ये हो किसी दिन
कि दुनिया के मर्द जो है वो औरतें बन जाएं और औरतें जो है वो मर्द अरे बन वाह, जाएं। क्या और फिर ये हो जाता आइडिया। है। तो उसमें जो था वो वहीद मुराद साहब ने बाकायदा एक औरत का किरदार अदा किया और रानी जो थी वो मर्द बनी हुई थी और काफ़ी जो सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ का लास्ट पार्ट था उसमें यही कैरेक्टर्स प्ले होते रहे। और सुल्तान राही साहब भी थे और वो भी औरत बने हुए थे क्योंकि जितने माशरे के मर्द थे वो सब औरतें बन गए थे और सब औरतें जो माशरे की थी वो मर्द बन गई थी। तो फिर पता चला कि ये जो जेंडर रिवर्सल में किस किस्म के फिर मर्दों ने भी बहुत सी चीजें रियलाइज की और औरतों ने भी। तो ये भी फिल्म जो थी वो कुछ अर्से के लिए अनकंफर्टेबल बहुत काम हुआ है, बहुत सारी चीजें बनी। अब हमें लगता है कि जी ये बिल्कुल हो सकता है, हम इसके ऊपर फिल्में बना सकते हैं, लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं 1979 की। अच्छा, हमारे पास कितना वक्त रह गया ये मुझे जरूर प्लीज बता दीजिए। अच्छा 90 सेकंड्स हमारे पास रहते हैं। अच्छा, तो हमने पोल का रिजल्ट बताना है तो हम फिल्मों वाली गुफ्तगू को फिर यहीं पर रोकते हैं, इसको कंटिन्यू फिर हम करेंगे, फिर हम कंटिन्यू क्योंकि फिल्में बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मजेदार है। और सबकी कहानी हमारे लिए भी एक रिमाइंडर है कि भाई ये फिल्में बनी थी मुल्क में। हमने एक पोल किया था जी और वो पोल ये था कि गर्मियों के क्या पोल था, एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से जो बाजार 8 बजे बंद होने का फैसला किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको लगता है ये सही है या गलत है? तो ये पोल आपको हमने स्क्रीन पर दिखाया था और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये पोल मौजूद था आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी राय रिजल्ट आया मैं बता देता हूँ। रात 8 बजे बंद करने का फैसला दुरुस्त है, दुरुस्त हाँ के लिए लोग कह रहे हैं जी 31.6% लोग कह रहे हैं कि हाँ और 68.4% लोग कह रहे हैं कि जी नहीं जी ये फैसला गलत है। ठीक है, ये वोट्स जो हैं वो ज़ाहिर है वोटिंग अभी शुरू ही हुई है तो आप कल तक भी इसको वोट कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक ट्रेंड हमारे सामने अभी शुरू में आया है। लेकिन मेरा वोट जो है वो इस पर हाँ पर है और मेरा वोट सब पर भारी है, मैं वीटो कर दूंगा इस चीज़ को। ठीक है जी, सही है, लेकिन इसमें वही बात है कि रीजनिंग हो सकती है, लोगों ने उसको कहा कि यार घंटा पहले कर दो, हो सकता है कोई कहे नहीं भाई 6 बजे ही बंद किया करो कर दिया करो, तो हो सकता है कि उसमें लोगों की मुख्तलिफ रिजर्वेशंस हों, लेकिन बहरहाल हमारे पास ये ट्रेंड जो है वो नजर आ गया है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे